अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन, द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। आज के इस ट्यूटोरियल सेशन के अंदर आपको सिखाया जाने लगा है कि किस तरह से प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस करते हैं। अगर आप जानते हो तो मेथड के हिसाब से रिसर्च की नॉर्मली 3 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव, द सेकंड वन इज़ डेफिनेटली क्वालिटेटिव एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड। सो जो हमारी आज की सेशन का जो मेजर फोकस होगा वो क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस है। अब क्वांटिटेटिव डाटा भी दो तरह का होता है प्राइमरीली, और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा की जो मेजर टाइप्स होती हैं वो प्राइमरी डाटा हो सकता है एंड देन इट कैन बी सेकेंडरी डाटा टू। ठीक है ना। तो दो तरह का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो ऐसा डाटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता। जबकि जो सेकेंडरी डाटा होता है हमारा, वो ऐसा डाटा है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म है, जस्ट हम उसको रिट्रीव और एक्सेस करते हैं। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्राइमरी डाटा की। सो बेसिकली प्राइमरी डाटा का जो सबसे अच्छा कलेक्शन का सोर्स होता है वो क्वेश्चनर होता है। जब हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स के मतलब क्वेश्चनर बना के डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको उस डाटा को चूँकि हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो डेट्स वाई डेट इज़ प्राइमरी डाटा। नॉर्मली जो क्वेश्चनर बेस्ड स्टडीज़ होती हैं ये मॉडल बेस्ड होती हैं नॉर्मली, और भी बहुत सी हो सकती हैं, मॉडल बेस्ड के अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जो हम आपको एनालिसिस सिखाने लगे हैं वो एक मॉडल बेस्ड स्टडी का है, जिसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स शामिल होते हैं। हम इस तरह की किसी स्टडी का एनालिसिस आपको आज सिखाएंगे। सो ये मॉडल बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, इनमें डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं। हम क्वेश्चनर की मदद से डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसलिए आज की जो वर्कशॉप है वो प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के ऊपर है। अब प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज़ होता रहा है काफ़ी देर, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो कि आप स्टेटिस्टिक्स का फादर ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, दैट इज़ SPSS। और SPSS ही आपको आज सिखाया जाएगा कि SPSS के थ्रू किस तरह से प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करते हैं। सो ऐसा डाटा जो हमने क्वेश्चनर की मदद से कलेक्ट किया है उसको SPSS के ऊपर किस तरह से एनालाइज करते हैं हम उसके मतलब बात करेंगे, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर, इस ट्यूटोरियल की लेंथ जो सी है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 2-3 घंटे तक तो होगी। हम तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक चीज़ क्लियर करते जाएँ तो SPSS इज क्वाइट अ वेस्ट सॉफ्टवेयर, इट्स ह्यूज, ठीक है ना। इसमें इतनी चीज़ें हैं कि आप चाहे 2 दिन मुसलसल करते रहें आप कवर नहीं कर पाएंगे। सो इस ट्यूटोरियल सेशन के अंदर आपको बेसिक्स सिखाई जाएंगी। बेसिक से मेरी मुराद ये है कि इस तरह का सेशन होगा जो कि आपको एक रेगुलर टाइप ऑफ एनालिसिस जो कि MPhil लेवल तक होता है उसको एनालाइज करना सिखा देगा, ठीक है ना। और ये बता देगा कि उस तरह के मॉडल्स को किस तरह से कवर करते हैं। और तमाम के तमाम टेस्ट से हम गुजरेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों को हम स्किप कर जाएंगे क्योंकि वो हमारे इस लेक्चर का स्कोप नहीं होगा। सो हम चूँकि मॉडल बेस्ड स्टडी एनालिसिस करने लगे हैं, इसलिए जो जो उसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम सिर्फ उसका ही एनालिसिस करेंगे। हम अननेसेसरी जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी तरफ मूव ऑन नहीं करने लगे। सो इससे पहले कि हम इसकी मज़ीद किसी डिटेल में जाएं, लेट मी टेल यू कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर SPSS। आप अपने ब्राउज़र में आ जाइए, आई हैव ओपन द सफारी, गेट इन टू PC। पहले भी हम आपको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर रेकमेंड कर चुके हैं। आप गेट इन टू PC के अंदर जाइए, सर्च ऑप्शन में जाके आप SPSS टाइप कीजिए। SPSS के डिफरेंट वर्जन आएंगे। आई विल रेकमेंड कि 23 डाउनलोड कर लीजिए, 26 के अंदर भी कुछ बग्स हैं। 26 को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे नीचे गिवन होगी एक वीडियो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए एंड इसके थ्रू आप इजीली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सो SPSS को आप इस तरीके से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो चूँकि हमें कोई एग्जांपल चाहिए आज के सेशन के अंदर, सो लेट मी टू द एग्जांपल। हम ओके हम एक सैम्पल मॉडल पहले देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम किसका एनालिसिस करने लगे हैं। तो लेट मी ड्रॉ अ मॉडल फॉर यू एंड दैट मॉडल माइट बी ड्रॉन ऑन यू कैन से वाइट बोर्ड। तो सबसे पहले हमें एक मॉडल चाहिए।
हम मॉडल ड्रॉ करते हैं कि जिसके ऊपर आज के लेक्चर के अंदर हम बताने जा रहे हैं आपको। सो लेट मी ड्रॉ अ मॉडल फॉर यू। मॉडल ड्रॉ करने के लिए हम नोट पे आ जाते हैं। ओके, दैट माइट नॉट बी द सूटेबल थिंग। पेजेस में आ जाते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर हम एनालिसिस आज करने लगे हैं उसमें 5 वेरिएबल होंगे जो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया जाने लगा है। वो 5 वेरिएबल्स जो से हैं, उनमें से 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इस मॉडल के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं ले रहे। मैं कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स उन मॉडल्स को कहता हूँ जिसमें एक से ज़्यादा मीडिएटर्स होते हैं। और चलें इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट, एक मीडिएटर और एक डिपेंडेंट कर लेते हैं और एक मॉडरेटर कर लेते हैं। सो लेट मी चेंज इट अगेन। टोटल हमें सबसे पहले 5 वेरिएबल्स चाहिए, तो पहले हम वो जनरेट कर लें। सो हियर कम 5 वेरिएबल्स। ओके, सो मैं एक को मॉडरेटर बनाना चाह रहा हूँ, सो आई एम पुटिंग इट हियर, और 2 को मैं इस पोजीशन में लेके आ रहा हूँ। So let me put arrows first before giving them the names. SPSS जो उनके पेरेंट ऑफ ऑल दी स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, बीइंग द फादर ऑफ ऑल स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, ये हर तरह के डाटा का एनालिसिस कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डाटा का एनालिसिस कर सकता है, ये सेकेंडरी डाटा का एनालिसिस भी कर सकता है। लेकिन क्या उसके लिए एक आइडियल रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है? नहीं, क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिस तरह से ईव्यूज़ है, स्टेटा है, इस तरह के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसलिए हम SPSS को क्वान्टिटेटिव प्राइमरी डाटा एनालिसिस के लिए ही नॉर्मली तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि और भी ऑप्शंस होती हैं, इसलिए हम क्या नाम है ईव्यूज़ और अमॉस को ईव्यूज़ को यूज़ करते हैं सेकेंडरी डाटा एनालिसिस के लिए। सो यहाँ से एनालिसिस का स्टार्ट होता है SPSS का। तो मैं आपका मॉडल बनाने जा रहा था, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ मैनेजेरियल इश्यूज़, और एक वेरिएबल लिया जा रहा है यहाँ पे यू कैन से इनोवेशन। एक वेरिएबल हम मीडिएटर पे ले रहे हैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एक वेरिएबल डिपेंडेंट ले रहे हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और टेक्निकल सपोर्ट हम वेरिएबल ले रहे हैं अपना मॉडरेटर। तो ये मॉडल है जिसके ऊपर हम आज काम करेंगे, और आपको आज के सेशन के अंदर सारी की सारी इसकी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि किस तरह से इस तरह के मॉडल का SPSS के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट, एक मीडिएटर, एक डिपेंडेंट, और ये अब किसी भी तरह का हमने इस तरह का एनालिसिस करना हो तो हमें उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले उसका क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? ऐसा क्वेश्चनेयर जो आपके डिफरेंट स्केल्स पर मुश्तमिल होता है। स्केल्स मींस कि इन तमाम वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, मैनेजरियल इश्यूज़ को मेजर करने के लिए, इनोवेशन को मेजर करने के लिए, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, और टेक्निकल सपोर्ट को मेजर करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस और आइटम्स की ज़रूरत है। ये आपको ये जो क्वेश्चंस और आइटम्स हैं किसी एक वेरिएबल के, इस एक वेरिएबल के क्वेश्चन या आइटम को हम स्केल बोलते हैं। इनको चूँकि हम स्केल बोलते हैं, हमें ये स्केल रिक्वायर्ड होते हैं। ये स्केल हमें किस तरह कहाँ से मिलते हैं? ये स्केल हमें, अगर तो हम अपना बेस पेपर को देखें तो जो वेरिएबल तो हमने चेंज नहीं किए होते बेस पेपर से, तो उनका लिंक वहाँ पे वो स्केल नॉर्मली मौजूद होता है। लेकिन अगर वो स्केल वहाँ पे मौजूद ना हो उन बेस पेपर के अंदर, तो फिर हम उनको गूगल स्कॉलर से ढूंढ सकते हैं। सो लेट मी टेल यू कि किस तरह से किसी स्केल को ढूंढा जाता है, किसी एक वेरिएबल के स्केल को। छोटी सी उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, जहाँ बावजूद इसके कि ये हमारा की टॉपिक नहीं है। सो लेट मी गो टू सफारी एंड मैं स्कॉलर के ऊपर जाता हूँ, और मुझे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का स्केल चाहिए। तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी स्टडीज़ के अंदर होगा, तो मैं साथ में मीडिएटिंग का वर्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मीडिएटिंग मेरे पास आ गया है, और मैं अच्छे पब्लिशर का किसी का पेपर डाउनलोड करता हूँ। 2-3 पेपर देखूँगा, शायद मुझे किसी स्केल तक पहुँचा दे वो। सो मैंने 2 पेपर डाउनलोड किए हैं यहाँ पे।
मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। कुछ पेपर्स के अंदर आइटम्स गिवन होती हैं और कुछ पेपर के अंदर आइटम्स गिवन नहीं होती हैं, और उन्होंने अपने मेयर्स के अंदर बताया होता है कि कौन सी आइटम्स किसकी बनाई हुई उन्होंने यूज़ की हैं। तो पहले नंबर पे हम ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि आया कि इस पेपर ने डायरेक्टली वो रिसर्च आइटम्स दी हुई हैं, नहीं दी हुई। हम दूसरे पेपर को ओपन करते हैं टू एनालाइज कि इसने वो आइटम्स दी हैं जिनके थ्रू इन्होंने अपने वेरिएबल को मेजर किया हुआ। तो ये तो पता चल रहा है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को उन्होंने 6 आइटम्स के थ्रू मेजर किया। ये ES है 1 2 3 4 5 6। हम इंटरेस्टेड ये हैं कि क्या ये आइटम्स उन्होंने आखिर में अपेंडिक्स के अंदर अटैच किए हैं, बाज़ का रेफरेंसेस से थोड़ा पहले या रेफरेंसेस के आखिर में, उसके बाद अटैच की जाता है अपेंडिक्स के अंदर। जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद है। तो एक पेपर था, इसमें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की उन्होंने ये 6 आइटम्स दी हुई हैं। वर्क प्लेस इंटरनेट लेयर मेक्स माई वर्क मोर इंटरेस्टिंग, वर्क प्लेस इंटरनेट लेयर हेल्प मी डील विद प्रैक्टिकल इशूज एट वर्क, वर्क प्लेस इंटरनेट लेयर हेल्प मी डील विद प्रॉब्लम एट वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 6 आइटम्स हैं जो कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की जो उसने यूटिलाइज़ किए हैं। इस तरीके से मैं हर वेरिएबल के क्वेश्चंस ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कि जो इसका पेपर है, इसका मॉडल है, लेट्स सपोज अगर हम इसको बेस पेपर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको बेस पेपर बनाएं इस पेपर को और एक मॉडल इससे निकालना चाहें, तो पहले हमें इसका पेरेंट मॉडल देखना पड़ेगा, और इसके पेरेंट मॉडल की पिक्चर शायद यहाँ पे गिवन नहीं है। हम नीचे जाके इसकी स्ट्रक्चर पिक्चर देख लेते हैं जो उसने नीचे की है। जी, यहाँ पे WIL इंडिपेंडेंट है, WLP भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ES हमारे पास जो सा है मीडिएटर है गालबन, WA भी इंडिपेंडेंट है, और EP हमारे पास डिपेंडेंट है। तो मतलब कि 5 वेरिएबल नॉर्मली इसमें नज़र हमें आ रहे हैं, 5 सेट ऑफ वेरिएबल्स हमें इसमें मौजूद नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसकी फ्यूचर रिसर्च इंडिकेशन पढ़ते हैं, लेट्स से ये है फ्यूचर रिसर्च इंडिकेशन, लिमिटेशंस गिवन है, उसके बाद कुल बी ड्रॉन, फ्यूचर रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, टू एग्जामिन द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ WI बिहेवियर, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ WIL ऑन कंपनीज कैपिटल नॉलेज। वो कहता है कि आप WIL का इम्पैक्ट कैपिटल नॉलेज के ऊपर भी देख सकते हैं, इंक्लूडिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स कि ऑलरेडी जो WIL का इम्पैक्ट है वो सिर्फ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे देखा गया है। वो कह रहा है कि नया मीडिएटिंग वेरिएबल ऐड कर लीजिए जो कि कंपनीज कैपिटल नॉलेज होगा। अब अगर आप देखें, अगर आप ऐड कर लेते हैं और एक नया मॉडल हमारे पास बन जाता है, तो बाकी 5 के स्केल्स तो आखिर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये जो आखिर में हमें स्केल मिले थे, तो सबकी आइटम्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन सब की आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है ना, चूंकि ये आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्केल ढूंढना पड़ेगा उस वेरिएबल का जिस वेरिएबल का स्केल नहीं अवेलेबल, और वो है जो आपने नया ऐड किया हुआ है, कैपिटल नॉलेज। एम्प्लॉयज़ कैपिटल नॉलेज है, कंपनीज कैपिटल नॉलेज। ओके, फ़र्ज़ करते हैं कि एक पेपर के अंदर ये स्केल नहीं गिवन और आपने इसको अपना बेस पेपर बनाया हुआ है, तो स्केल हम कहाँ से ढूंढते हैं? एक तो उसने सोर्स यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मेंशन हो। अगर ये टेबल ही नहीं है तो सोर्स कहाँ मेंशन होगा? हमें उस पेपर की मेथडोलॉजी पे आना पड़ता है। उस पेपर की मेथडोलॉजी में आके हमें उसके मेयर्स वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ से रिसर्च मेथड यानी कि मेथडोलॉजी स्टार्ट हो रही है, और इसके अंदर एक हेडिंग होती है मेयर्स, मेयरमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन की। 3 नाम हो सकते हैं इसके। ओके, सो अगर हम इसको देखें, इसमें उसने बताया होता है कि हर एक उसने किस 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 अडोप्ट या अडॉप्ट किसके बनाए हुए स्केल से मेयर किया हुआ है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि WIL के लिए फेरेरा एंड प्लेसिस 2009 की आइटम्स ली गई हैं, 5 आइटम्स। ठीक है ना, उसके बाद वो बता रहा है कि 4 आइटम्स ली गई हैं WILP के लिए मसेरा एट ऑल 2011 से। इसी तरह से WA की आइटम्स ली गई हैं हैकमैन ऑल्डम से, ES की 12 आइटम्स। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है हर एक का सोर्स के कहाँ कहाँ से आइटम्स उठाई गई हैं। हम इस रेलिवेंट पेपर के अंदर जाके उन आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि EP की जो आइटम्स हैं ये बोरो की गई हैं लिम एंड चेन के पेपर से, जो कि 2009 का पेपर है। व्हाट आई विल डू, मैं आखिर में जाऊंगा रेफरेंसेस के अंदर, और रेफरेंसेस के अंदर जाके यहाँ पे लिम एंड चेन का पेपर होएगा। ये मेरे पास लिम एंड चेन का 2009 का पेपर गिवन है, साइबर लॉफिंग एट द वर्क प्लेस, गेन और ड्रेन और वर्क। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ से इसका नाम कॉपी करता हूँ, मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और वो भी स्कॉलर का ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये पेपर मेरे सामने आ जाएगा। ये पेपर ओपन भी है, सो लेट ओपन इट।
If I can download its PDF, that might be really helpful. So हमें शायद स्काई हब पे जाना पड़े, हम इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक को और स्काई हब पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेपर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। पेपर सेव वाली फॉर्म के अंदर मौजूद है। पेपर हमारे पास WPS ऑफिस के अंदर ओपन हो चुका है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ये देखने के लिए कहाँ पे आइटम्स गिवन है। हमें आइटम्स चाहिए किसकी हैं, एक मतलब दोबारा देख लेते हैं वहाँ दूसरे पेपर से। हमें आइटम्स चाहिए थी जस्ट अ सेकेंड, मेयर्स में आते हैं और मेयर्स में आने के बाद हमें EP की आइटम्स रिक्वायर्ड हैं। EP को वो उसका पूरा नाम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी देख लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमें पता है कि लिम एंड चैन के सोर्स के ऊपर पड़ी हैं। वापस आते हैं उस पेपर के अंदर, WPS ऑफिस को ओपन करता हूँ तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं। सो ये कुछ आइटम्स गिवन हैं, ठीक है ना। वर्क आउटकम्स की एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इनमें से किसी की डायमेंशन हो सकती है। सो अभी हम उसको कैटेगोरिकली नहीं देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लिस्ट की फॉर्म में अगर आइटम्स मौजूद हों तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उन्होंने इस टेबल की फॉर्म में ही डाटा आइटम्स दी हुई हैं। ये ब्राउजिंग एक्टिविटी है उसकी आइटम्स हैं, ये ईमेलिंग एक्टिविटी की आइटम्स हैं। उसके अलावा ये हमारे पास वर्क आउटकम्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आइटम्स हैं। इसी तरह से ये भी हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। तो हम इस पेपर के जो सा है मेयर्स में जाते हैं, देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी आइटम्स किस किस तरह पे और कहाँ कहाँ पे यूज़ की हुई हैं। सो हम इस पेपर के मेयर्स के अंदर आते हैं, देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या कोई डायमेंशन दी हुई है अपने, जो उन्होंने इसको रेफ़र किया कि यहाँ से हमने पेपर उठाया है। सो इसकी मेयर्स के अंदर ब्राउजिंग एंड ईमेल एक्टिविटीज़ की कुछ आइटम्स के मतलब उन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ ब्राउजिंग के मतलब बताया हुआ है कि इसकी उन्होंने आइटम्स ली हैं। पॉजिटिव इफेक्ट के मतलब बताया हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट के मतलब इसकी आइटम्स ली गई हैं। वर्क कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क फैसिलिटेशन के लिए बताया हुआ है कि उसकी आइटम्स ली गई हैं। तो आई थिंक सो कि उन्होंने वर्क प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए वर्क फैसिलिटेशन की जो 6 आइटम्स हैं उन्होंने वो यूज़ किए हैं, ठीक है ना। इंगेजिंग इन नॉन वर्क रिलेटेड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एट वर्क हेल्प मी डील विद प्रैक्टिकल इशूज़ एट वर्क, ठीक है ना। आई बिलीव कि उन्होंने शायद ये वाली आइटम्स यूज़ किए हैं। ये हमें थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ा पेपर को डिटेल में पढ़ने के बाद पता चलता है। ओके सर, देखते हैं इस चीज़ को कि क्या यही आइटम्स हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें ये आइटम मिल रही है इंगेजिंग इन वर्क रिलेटेड एट वर्क, जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो हम ज़रा अपने पेरेंट पेपर पे वापस जाते हैं कि आया कि वहाँ पे भी ये आइटम्स गिवन हैं कि नहीं गिवन। ओके, सो वी आर हियर एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के अंदर वर्क प्लेस एंड डिफिकल्ट फॉर मी टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, फुलफिल माई वर्क ऑब्लिगेशन। मेरा ख्याल है कि इस तरह की मिलती जुलती ऑप्शन वहाँ भी थी। Activities that help me deal with practical issues at work. Okay, these are about practical issues. वो वर्क ऑब्लिगेशंस के मतलब है, हमें देखना पड़ेगा क्या कोई आइटम वर्क ऑब्लिगेशंस के प्रैक्टिकल वर्क के मतलब भी है कि नहीं है। लेस टाइम डूइंग वर्क, स्विच बैक टू वर्क आफ्टर ब्राउजिंग, वर्क डेडलाइन, वर्क प्लेस इंटरनेशनल यूज हैव टू मेक कंप्लीटिंग लेस जॉब, आई वुड रेदर स्पेंड ऑन वर्क। ओके, इसके अंदर उन्होंने वो वाली आइटम नहीं की हुई। हमें ज़रा नीचे इस पेपर के अंदर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उन्होंने कौन सी आइटम्स को इमिटेट किया हुआ है इसके अंदर। तो ये दिया हुआ है उन्होंने सारी चीज़ें। ओके, हैव टू डील विद प्रैक्टिकल इश्यूज एट वर्क, doing takes up time which I would rather spend on work, spend less time on how make it difficult to fulfill my work obligations, make me better at work. Okay, extend work deadline,
मेक्स इट डिफिकल्ट, अप्रॉक्सिमेट वीक। अगर हम देखें तो हमें वो आइटम्स डायरेक्टली इस पेपर में से नहीं मिल रही, जिस आइटम्स के मतलब उन्होंने रेफर किया है कि वो यहाँ पे मौजूद होंगी। तो इट कैन हैपन। और इसमें उनकी कोई और लॉजिक होगी। मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई डिसेप्शन की है, कि उन्होंने रॉन्ग रेफरेंस दिया होगा। उन्होंने इन आइटम्स को किसी और तरीके से यूटिलाइज कर लिया होगा। सो व्हाट इज़ द स्नैरियो ऑप्शन वर्ड, कि अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता, आपके पास हमेशा गूगल स्कॉलर की ऑप्शन मौजूद है कि आप वहाँ पे आते हो वापस और यहाँ पे लिखते हो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, आपको जिसका स्केल चाहिए, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। आप एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के अंदर जाते हैं और 2-3 पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे मीडिएटिंग का वर्ड ऐड कर लेते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ पेपर वो शो हों जो कि अच्छे पब्लिशर्स के हैं और जो हमें चाहिए बेसिकली। सो ये भी एक पेपर है। और हम कोशिश करेंगे पेपर वो हो जो हमारे बताए हुए 6 पब्लिशर्स में से होता है, ताकि किसी किस्म की उसमें प्रॉब्लम ना हो। 6 पब्लिशर्स कौन से हैं? एमरॉल्ड, स्प्रिंगर, वाइले ऑनलाइन, सेज डॉट पब, टेलर एंड फ्रांसिस एंड एल्सवियर। सो ये कुछ पेपर ओपन किए हैं। होपफुली यहाँ से हमें कोई आइटम्स के मतलब पता चले। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के मतलब इन्होंने 5 आइटम्स से यूज़ किए हैं। आया कि इन्होंने हमें बताया हुआ है कि इन्होंने कहाँ से आइटम पिक किए हैं। इसकी मेयर्स में चले जाते हैं तो बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है उन्होंने वो रेफरेंस नंबर 39 से उन्होंने लिया है। और 39 जो रेफरेंस है वो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ रिमोट वर्कर्स इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम यहाँ पे मौजूद हैं 39 के अंदर। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम उस पेपर तक पहुँच जाएंगे डायरेक्टली। ओके, दिस इज़ द पेपर हियर। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो हम कॉपी लिंक करते हैं। कॉपी लिंक करने के बाद हम स्काई हब पे आ जाएंगे। और स्काई हब पे आने के बाद यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट करेंगे उस रेफरेंस को और ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये ओपन हो रहा पेपर हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें चाहिए एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस, जो बिहेवियर परफॉर्मेंस है उन्होंने इसको एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोला हुआ। और हमें यहाँ देखना उन्होंने आइटम्स दिए हैं इसकी कि नहीं दिए हुए। कुछ आइटम्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट बताए हुए हैं। ओके, यहाँ पे मॉडल्स वगैरह गिवन हैं और ये उन्होंने डिफरेंट आइटम्स दी हुई हैं यहाँ पे। सेटिस्फेक्शन विद मैनेजमेंट, आइटम्स यूज टू क्रिएट सेल्फ एफिकेसी है, फिजिकल वर्क एक्सपीरियंस है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो 1 2 3 4 5 6 ये उन्होंने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के आइटम्स दी हुई हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चनर के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी कि किस तरह से उन्होंने आइटम्स वगैरह इसके लिए फाइंड आउट की हुई हैं। ये जो हमारे पास डिफरेंट अब आइटम्स आ गई इन स्केल्स की मदद से हम अपना फाइनल क्वेश्चनर डेवलप करते हैं। मैं एक आपको बहुत ही प्रोफेशनल क्वेश्चनर नहीं दिखाने लगा, लेकिन ये क्वेश्चनर एक स्टार्टिंग लेवल या बिगनिंग लेवल का क्वेश्चनर हो सकता है। सो दिस इज़ द क्वेश्चनर फॉर यू। एक क्वेश्चनर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है वो हमारे पास डेमोग्राफिक या पर्सनल प्रोफाइल पार्ट होता है, जो कि ये है इस क्वेश्चन के अंदर।
और तीसरा पार्ट जो हमारे पास है वो ऑब्जेक्टिव वेरिएबल पार्ट होता है, जिसमें हमारे वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्केल की आइटम्स आती हैं। ओके, सो ये 3 हिस्से होते हैं एक किसी भी डॉक्यूमेंट के। और अब हमने ये देखना है कि इन पार्ट्स के अंदर लिखा क्या जाता है। इससे पहले कि हम इस चीज़ में जाएं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्केल्स के लिहाज से ज़रूरी है, लेट्स सपोज अगर आप किसी रेफरेंस से आपको इसकी 10 आइटम्स मिलती हैं, ठीक है ना, तो हम खुद से उस आइटम्स को कम कर नहीं कर सकते। हमने ये नहीं कह सकते कि हम 10 में से हमें 7 अप्रोप्रिएट लगी हैं तो हम 7 यूज़ करेंगे इसकी, या इसकी हमें 15 में से 6 अच्छी लगी हैं तो हम 6 यूज़ करेंगे, या इसकी 10 में से 3 अच्छी लगी हैं तो सिर्फ 3 यूज़ करेंगे। नहीं, हमने जितनी आइटम्स का स्केल उठाया है किसी रेफरेंस से, हम उतनी ही आइटम्स यूज़ करते हैं। हाँ, हमारे पास स्वावधित होती है कि हम जो स्केल है हम वो यहाँ अडेप्ट कर सकते हैं और हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। स्केल को अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि हम आइटम्स को एज इट इज़ ले रहे हैं, उसमें कोई कॉन्टेक्सचुअल चेंजेस नहीं कर रहे हैं। होता है कि एक क्वेश्चन या एक स्केल जो सा है वो टीचर्स के ऊपर बना था, अब आपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करना है, तो जहाँ जहाँ पे टीचर्स का वर्ड था वहाँ वहाँ आप उसको एम्प्लॉयज़ के वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं स्केल को अडेप्ट करना। लेकिन अगर हमें टीचर्स के ऊपर ही चाहिए था और वो टीचर्स के ऊपर ही, तो हम एग्जैक्टली ले लेते हैं, तो उसको अडॉप्ट करना बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हम अपना स्केल क्यों नहीं बनाते। हम अपना क्वेश्चन भी तो बना सकते हैं, अपने आइटम्स भी तो बना सकते हैं। अगर हम वो बनाएं तो हमें एक बिल्कुल सेपरेट से स्टडी करनी पड़ती है, कंडक्ट एक नया रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। क्यों? अपना स्केल बनाने में 2 तरह के इश्यूज होते हैं, एक को वैलिडिटी का इशू कहते हैं और एक को रिलायबिलिटी का इशू कहते हैं। जो कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के इश्यूज होते हैं जिससे हम अपना स्केल नहीं बना सकते। ये इश्यूज क्या हैं, ये रिसर्च मेथडोलॉजी वाले सेक्शन में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। इसलिए हम अपना स्केल नहीं बनाते, हम ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश स्केल्स होते हैं जो कि प्री वैलिडेटेड एंड प्री रिलायबल होते हैं, हम उनको अडॉप्ट या अडेप्ट करते हैं। जितनी आइटम्स होती हैं हम उतनी ही आइटम्स यूज़ करते हैं, हम उनको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, चूँकि एक वेरिएबल का स्केल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्केल चाहिए प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का, तो सिर्फ एक ऑथर ने वो स्केल डेवलप नहीं किया हुआ, देयर विल बी नंबर ऑफ ऑथर्स हु हैव डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर स्केल। तो हम उन ऑप्शंस में से स्मार्ट स्केल को यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्केल में जिसमें हमें लगता है कि नंबर ऑफ आइटम्स मुनासिब हैं, ठीक है ना, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, अगर हम लेंथी स्केल नहीं यूज़ करना चाहते, लेकिन एक ऑलरेडी बने हुए स्केल की आइटम्स को कम या ज़्यादा करना हमारा प्रोग्रेटिव नहीं होता, तो इसको हमें एज इट इज़ यूज़ करते हैं। सो वापस आ जाते हैं अपनी डिस्कशन पे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाए जाने लगा है। ये पहला इंट्रोडक्टरी पोर्शन है उसका। इसके अंदर हम बताते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेट्स सपोज वी आर स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स एट XYZ यूनिवर्सिटी। हमारा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है कि हम इनोवेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट फलां चीज़ पे देखना चाह रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर नंबर 3 ये बताना होता है कि आप ही को ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है। जनाब, आप फलानी जगह से बिलोंग करते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और हमारी जो भी सैम्पल जो हमारी पॉपुलेशन है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको दिया गया। फिर उनको बताते हैं कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, आपका जो इनपुट है, उसको प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करवाते हैं। और फिर थैंक्स बोलते हैं उनका और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि अगर कोई उनको क्यूरी हो तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है। इसमें हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया, उनको ये क्वेश्चन क्यों दिया उसकी रीज़न बताई, उनकी प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के मतलब उनको एतमाद में लिया, और अल्टीमेटली उनका थैंक्स किया एडवांस में, क्योंकि वो आपके लिए टाइम स्पेयर करेंगे, और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। इस पार्ट को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलते हैं, जो कि यहाँ तक हमारे पास मौजूद है। देन हमारे पास आता है पर्सनल पार्ट या डेमोग्राफिक पार्ट। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस इंसानों ने फिल करने हैं, तो इसलिए हम उनसे थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, जिनमें जेंडर पूछ सकते हैं, एज पूछ सकते हैं, क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं, हम उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं उनका, हम मैरिटल स्टेटस पूछ सकते हैं उनका, हम उनकी सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी या परचेजिंग पावर पूछ सकते हैं। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। तो हमें कौन से चूज़ करने चाहिए? डेमोग्राफिक, जो आपको लगता है कि आपके टॉपिक के अंदर उनका कोई रोल हो सकता है, चाहे हमने इनका इम्पैक्ट नहीं देखना रिसर्च के अंदर, ठीक है ना, हमारे हाइपोथेसिस का पार्ट ये नहीं है। लेकिन अगर हमने अगर कभी रिसर्च के डायनामिक्स पर जिनकी वजह से फ़र्क पड़ सकता हो, हमें वो डेमोग्राफिक लेने पड़ते हैं। हम अपने बेस पेपर को भी देख सकते हैं कि जहाँ से इंस्पायर्ड होकर हमने अपना टॉपिक बनाया है, उसने कौन कौन से डेमोग्राफिक लिए थे। फॉर एग्जांपल, अभी हमने डिफरेंट पेपर्स ओपन किए हुए थे ना, लेट्स गो टूवर्ड्स देम और कुछ पेपर्स उनमें से चेक करते हैं कि ये देखने के लिए कि पेपर ने अपने डेमोग्राफिक्स के मतलब कहाँ बताया होता है। अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो
ये देखिए, इसने एक टेबल बनाया हुआ है, इसने एज पूछी थी, जेंडर पूछा था, एजुकेशन पूछी थी और एक्सपीरियंस पूछा था। इसके जो डेमोग्राफिक्स हैं वो इस टेबल के अंदर मौजूद हैं, उसकी क्या क्या कैटेगरीज थी, क्या क्या ऑप्शंस थी, वो भी बताई गई हैं उन्होंने। दूसरा पेपर ओपन करते हैं, ये पेपर है हमारे पास, इसके डेमोग्राफिक्स किस जगह पे हैं ज़रा ये भी देख लेते हैं। नॉर्मली डेमोग्राफिक्स यहाँ तो पहला टेबल होता है एनालिसिस का, यहाँ उनको थोड़ा सा ही मेथडोलॉजी के अंदर ही एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, ये है डेमोग्राफिक इसके, जेंडर है, एज है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, सर्विस एट द प्रेजेंट कंपनी यानी कि एक्सपीरियंस है, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो भी पूछा गया है। तो इसके डेमोग्राफिक्स हैं, तो हम अपने बेस पेपर से उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, हमें पता चल सकते हैं कौन से हमने यहाँ क्वेश्चन पूछने हैं। अब ये जो से नॉमिनल क्वेश्चंस होते हैं, आपका प्रेफरेंस नहीं होती तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो और इंटरवल में इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप इनके कंसेप्ट को स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली जो डेमोग्राफिक पोर्शन होता है इसमें जो स्केल यूज़ होता है वो नॉमिनल यूज़ होता है, जिसमें आपका प्रेफरेंस नहीं होती, आपने अपनी रियलिटी बतानी होती है। फिर आता है मेजर पोर्शन जो कि वेरिएबल का है, लाइक ये प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है, ये 5 पॉइंट लिकर स्केल है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, और ये उसके आइटम्स हैं। रिस्पॉन्डेंट ने इसके इर्द गिर्द मार्क करना होता है। ये आइटम्स हमारे पास मौजूद है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की, फिर इनोवेशन की, फिर इसी तरह से एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की, फिर मैनेजरियल इश्यूज़ की, और आगे ब्लॉक्स बने हैं जहाँ पे वो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना रिसर्च क्वेश्चनर बनाते हैं अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर, और वो उनमें इन तमाम 5 चीज़ों की ऑप्शन आइटम्स जो सी हैं मौजूद होती हैं। यहाँ पे इंटरवल स्केल यूज़ होता है इनमें ज़्यादातर, क्योंकि लिकट स्केल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट यूज टाइप्स ऑफ इंटरवल स्केल, इसलिए लिकट स्केल यूज़ होता है। वो 5 पॉइंट भी हो सकता है, वो 7 पॉइंट भी हो सकता है। अब हम उस चीज़ के करीब आ गए हैं कि हम हमने डाटा एनालिसिस करना है स्पेसेस के ऊपर। तो लेट्स सपोज हमने ये इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चनर बनाया था, क्योंकि सारे वेरिएबल यही वेरिएबल है ना, इनोवेशन भी है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस भी है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी है, मैनेजरियल इश्यूज़ भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है, तो इन्हीं के आइटम्स मौजूद हैं। अब हमने ये क्वेश्चनर मार्केट से फिल करवाना है। किन से फिल करवाना है? जो ट्रैफिक पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं। ट्रैफिक पुलिस के एम्प्लॉयज़ इसको फिल करेंगे। अगर तो आप हार्ड फॉर्म में क्वेश्चन फिल करवाने जा रहे हैं तो वो आपको डिफरेंट फॉर्म में टिक लगा के देंगे। लेट्स सपोज के जो रिस्पॉन्डेंट नंबर XYZ है 1 है, उसने यहाँ पे आई नीड अ टिक साइन फॉर दिस, अगर हमें मिल जाए। सो लेट्स सपोज उसने क्या नाम है इसको टिक, पहली ऑप्शन पहले क्वेश्चन में उसने स्ट्रांगली डिसएग्री को टिक किया, नीदर के अंदर क्या नाम है इस ऑप्शन में उसने नीदर को टिक कर दिया, इस ऑप्शन के अंदर उसने डिसएग्री को टिक कर दिया, इसमें भी उसने डिसएग्री को टिक कर दिया, इसमें उसने एग्री को टिक कर दिया। इस तरह वो पूरा क्वेश्चन आपको फिल करके देगा, आपके पास एक फिल्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आपने कितने क्वेश्चन फिल करने हैं आपके सैम्पल साइज पे बेस करता है। सैम्पल साइज अगेन आप मेथोडोलॉजी के लेक्चर के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करता है। लेट्स सपोज आप 200 या 300 लोगों को देते हैं, वो आपको फिल करके वापस देते हैं, और इस तरीके से उन्होंने पूरे का पूरा क्वेश्चनर फिल किया होता है। अब हमने इन क्वेश्चनर्स का एनालिसिस करना है एसपीएस के ऊपर, और ताकि हम इस मॉडल की हाइपोथेसिस को जज कर सकें। अब इसमें हाइपोथेसिस कितने हैं? पहला हाइपोथेसिस है मैनेजरियल इश्यूज हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इनोवेशन हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, मीडिएटिंग रोल ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन बिटवीन मैनेजरियल इश्यूज एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय सेक्शन सिग्निफिकेंटली मीडिएट बिटवीन इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिग्निफिकेंटली मॉडरेट इन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय सेक्शन एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो टोटल मेरा ख्याल है कि 5 हाइपोथेसिस हैं इसमें। इन 5 हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना है, और उसके लिए आपने क्वेश्चनर बनाया था, क्वेश्चनर के थ्रू डाटा लिया। अब एनालिसिस करना है एसपीएसएस के ऊपर। तो चलें अब एसपीएसएस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि एसपीएसएस क्या चीज़ है। एसपीएसएस को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो एसपीएसएस को ओपन करते हैं। एसपीएसएस एक हैवी एप्लीकेशन होती है, इसलिए अगर आपका सिस्टम थोड़ी सी कम स्पेक्स वाला है तो वेट कीजिए, उसको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये एसपीएसएस का एक लेआउट है। मेरे पास 20th वर्जन है, आपके पास अगर 23rd वर्जन होगा तो वो शायद इससे थोड़ा सा लेटेस्ट हो, लेकिन ऑलमोस्ट सारी के सारी ऑप्शन सेम ही होंगे। ओके, सो एसपीएसएस के 2 व्यूज़ होते हैं, एक ये व्यू है जिसको वेरिएबल व्यू कहते हैं, और एक ये डाटा व्यू है जहाँ पे हम डाटा एंटर करते हैं। इससे पहले कि हम इस पे जाएं, इसकी बात स्टार्ट करें, एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया था,
ये हार्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। आजकल एक मॉडर्न टेक्निक गूगल डॉक की भी है। गूगल डॉक के ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट पड़े होते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे एक एक्सेल शीट के साथ अटैच हो जाते हैं। तो आप गूगल डॉक के ऊपर जाकर भी अपना ये क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका लिंक लोगों को फॉरवर्ड करते हैं और लोग उसको अल्टीमेटली फिल करते जाते हैं, बैक एंड पे एक एक्सेल शीट डेवलप होती जाती है, उनके रिस्पॉन्सेज उसमें फीड होते जाते हैं। तो ये भी तरीकाकार होता है, ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एनी हाउ, मूविंग टूवर्ड्स एसपीसीएस अगेन। तो एसपीसीएस में हमारे पास दो व्यूज़ हैं इसके बेसिकली। एक वेरिएबल व्यू है जिसमें ये सारी वर्किंग पेन है, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन है, और यहाँ पे इसका टूल बॉक्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें गिवन है, और ये डाटा व्यू है हमारे पास सारे का सारा, जहाँ पे हम डाटा एंटर करते हैं। सो एसपीसीएस पे एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चनर को इस वेरिएबल व्यू के अंदर डिज़ाइन करना होता है। वेरिएबल व्यू के अंदर डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि जो ये सारा वर्ड के ऊपर क्वेश्चनर बना हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लेके आना है एसपीसीएस के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, जेंडर का, तो मुझे यहाँ पे नेम के अंदर जेंडर टाइप करना है। अब फर्ज करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो खाली जेंडर नहीं है, व्हाट इज़ जेंडर है, तो जो नेम वाला कॉलम है वहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते। मैंने स्पेस दी है ना, और जब मैंने यहाँ पे इस तरह किया तो कहते हैं कि नहीं, ये एक इलीगल करेक्टर है, आप नहीं कर सकते ऐड, क्योंकि हम नेम वाले कॉलम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। इसलिए मुझे यहाँ पे सिंपल जेंडर लिखना पड़ेगा। जेंडर लिखने के बाद जब मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन खुद फिल हो जाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे गिवन होती है टाइप, कि आप जेंडर के अगेंस्ट जो डाटा एंटर करेंगे क्या वो न्यूमेरिक होगा या अल्फ़ाबेटिक होगा या स्ट्रिंग होगा। हमारा न्यूमेरिक ही होगा, हम इसको चेंज नहीं करने लगे। अगेन मैं एक चीज़ बता दूं कि एक नॉर्मल लेवल के एनालिसिस का ये सिखाया जाने लगा आपको, तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस को जो कि एडवांस ऑप्शन है उनको स्टडी नहीं करेंगे। विड्थ को, डेसिमल को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेबल के अंदर अगर आप लिखना चाहें तो अपना पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ जेंडर, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, तो हम भी इसको अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि अगर आपने स्पेस के साथ कोई चीज़ लिखनी है, क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट वो लेबल के अंदर लिखी जाती है, लेबल के अंदर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा, तो थर्ड ऑप्शन, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यूज़ वाला टैब, जो कि 6 टैब है। यहाँ पे आपने जेंडर के अगेंस्ट जो ऑप्शंस दिए हैं वो यहाँ फीड करनी होती हैं। जब हम इसको क्लिक करता हूँ वो कहते हैं यहाँ वैल्यू लिखो और लेबल लिखो। अच्छा, वैल्यू लेबल से क्या मुराद है, हमारे पास पहली ऑप्शन है मेल, दूसरी ऑप्शन है फीमेल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 1 और मैं कहता हूँ उसका मतलब होगा मेल, ऐट, और 2 लिखता हूँ और उसका मतलब होगा फीमेल, ऐट। ऐड को ज़रूर प्रेस करेंगे और ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये क्यों करना ज़रूरी था, लेट्स सपोज कि अगर 200 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन फिल करके दिया है और 100 लोगों ने मेल लिखा है और 100 लोगों ने फीमेल लिखा है, तो मुझे यहाँ पे डाटा व्यू के अंदर जेंडर के अंदर मेल, फीमेल, वो सारी चीज़ें टाइप करनी पड़नी थी। इनको टाइप करना मुश्किल होता है। अब मैंने उसको वैल्यूज़ दे दी हैं। मैं ऐसे ये कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो तुमने समझ जाना ये मेल है, जब मैं यहाँ 2 लिखूँगा तुमने समझ जाना ये फीमेल है, ठीक है ना। 1, तो जब मुझे कल को डाटा एंट्री करनी पड़ेगी तो मुझे मेल फीमेल कंप्लीट नहीं लिखना पड़ेगा, मैं उनको न्यूमेरिक फॉर्म में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर किसी ने 1 मेल कहा था तो 1 2 फीमेल के लिए, 1 मेल के लिए, 2 फीमेल, 2 फीमेल, 2 फीमेल, ठीक है ना। जो भी रिस्पॉन्सेज आए हम उनको 1 2 की फॉर्म में लिख सकेंगे, क्योंकि हमने उसको कह दिया है। कहाँ पे कहा है, दोबारा देख लेते हैं। वेरिएबल व्यू के अंदर उसको कहा समझाया था कि अगर 1 का मतलब है मेल और 2 का मतलब होगा फीमेल। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे हम इस तरह से 3 का मतलब, 4 का मतलब, 5 का मतलब, इस तरह से उसको मार्क्स वगैरह असाइन कर देंगे। एनी हाउ, कैंसिल करते हैं। मिसिंग को हम नहीं छेड़ेंगे, कॉलम्स को नहीं छेड़ने जा रहे हैं, लाइन को भी नहीं छेड़ेंगे। मैयर्स को हम ज़रूर बताएंगे, उसे बताएंगे ये नॉमिनल तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर उसके पास प्रेफरेंस नहीं है, वो जहाँ पे फॉल करता है उसने बताना है। तो इस तरीके से हम अपने बाकी डेमोग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से डेमोग्राफिक्स हैं हमारे पास, एज को ऐड करेंगे, क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर लेंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वेरिएबल को ऐड किया। अब जब हमारे पास आते हैं, जब हम इनको डेमोग्राफिक्स को ऐड कर लेंगे तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से ऐड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए हमारे पता है कि ये प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस वेरिएबल है और इसके ये 10 क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ से कोई रोकेगा नहीं कि प्रोजेक्ट लिखा, परफॉर्मेंस लिखा और 1 लिख दिया, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे आप इस तरह से उसको लिखने लगे। फिर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 2, फिर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 3, तो वो लेंथी हो जाएगा। हम अपने वेरिएबल का कोई शॉर्ट नेम चूज़ कर लेते हैं, जिसना PP1 है, ठीक है ना, या हम PER2 लिख देते हैं, लेकिन हर एक को एक ही तरह का नाम देना पड़ेगा।
प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 1, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 2, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 3, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 10 तक हम इन क्वेश्चंस को लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। सो मैं आपको 3 फीड करके दिखाता हूँ PPR 3 तक। फर्स्ट करते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की 3 आइटम्स थी, तो मैंने इस तरह से उसको लिख लिया। अगेन मैंने टाइप को नहीं छेड़ना, विड्थ को नहीं छेड़ना, डेसिमल को नहीं छेड़ना। अगर मैं इन 3 के अंदर स्टेटमेंट लिखना चाहूँ इन क्वेश्चंस की, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पे मैं पहले 3 स्टेटमेंट्स को कॉपी करूँगा। मैं स्पेसेस की शीट के अंदर जाऊँगा, इन 3 कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इन 3 कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मुझे अलग अलग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अब इनकी वैल्यूज़, इनकी कौन सी ऑप्शंस हैं देखनी पड़ेंगी। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 5 ऑप्शंस हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो हम इसको फीड करेंगे किस तरीके से, वैल्यू 1 स्ट्रांगली disagree, add 2 disagree, add 3 neutral, add 4 agree, add and 5 strongly agree, add। मैं ओके के बटन को प्रेस कर दूंगा। अब मैंने इसको वैल्यूज़ वगैरह बता चुका हूँ। अब जो मुझे लास्ट चीज़ इसको बतानी है वो है मैं इसको कन्फाइन कर देता हूँ। ओके, अब ये स्केल हमारे पास है। अब ये जो आइटम्स होती हैं हमारे पास जो कि हैं ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स की, ये जो सी आइटम्स हैं, ये कौन सा स्केल होता है, ये इंटरवल स्केल होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम स्केल चूज़ कर लेंगे। यहाँ इंटरवल के ऑप्शन है, स्केल ही इंटरवल स्केल है, ये भी स्केल। तो जितनी भी आइटम्स होंगे उनके अगेंस्ट हम स्केल कर सकते हैं। हमें हर आइटम के लिए 5 पॉइंट लिकर स्केल बार बार ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हम सिंपली एक मरतबा ऐड किया, अब इसको मैं कंट्रोल C के साथ कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं कंट्रोल V प्रेस कर सकता हूँ, यहाँ कंट्रोल V प्रेस कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये खुद उसकी लोडिंग होती जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं, अगेन उस लिए कि अगर रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 ने प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की दूसरी आइटम का रिस्पॉन्स स्ट्रांगली डिसएग्री किया था, तो मुझे यहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री टाइप ना करना पड़े, मैं सिंपल 1 टाइप करूँ। अगर रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 ने प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की दूसरी आइटम का रिस्पॉन्स स्ट्रांगली एग्री किया था, तो मुझे स्ट्रांगली एग्री ना लिखना पड़े, मुझे 5 लिखना पड़े, क्योंकि मैंने उसको नंबर असाइन किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी डाटा एंट्री कर लेते हैं मुकम्मल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनर यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं अपने एसपीएस की शीट के ऊपर, और उसके बाद हम क्या नाम है उनकी ये वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ लिखते हैं। लेबल को लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप ख़त्म भी कर सकते हैं इसको, और ये अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना होता है। वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैयर्स को उसको बताना ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये इस तरह से हम अपना क्वेश्चनर जो सा है वो यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। उसकी छोटी सी एक इसी टॉपिक का बना हुआ इसके शीट एक देखते हैं जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएगा। लेट मी ओपन बिल्ट इन शीट। ओके, अगर आप देख सकें तो हमारे पास 3 तरह के डेमोग्राफिक्स थे। एज, जेंडर, एज क्वालिफिकेशन। इसके अंदर भी जेंडर एज क्वालिफिकेशन क्रिएटेड है, वही वैल्यूज़ के अंदर उसकी वैल्यूज़ इंसर्टेड हैं सबकी, ये सारी वैल्यूज़ बताई गई हैं। ओके, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 इंसर्टेड हैं, उनकी वैल्यूज़ आगे लिखी हैं, आगे स्केल बताया गया है, मैनेजरियल इश्यूज़, इनोवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो यहाँ तक हमारे तमाम के तमाम क्वेश्चंस इंसर्टेड हैं। इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन कर लेना होता है एसपीएस के ऊपर। जिस तरह से मैंने आपको एक डेमोग्राफिक करके दिखाया था, आप तीनों डेमोग्राफिक कर लेंगे। मैंने एक आइटम करके दिखाई थी, एक वेरिएबल की 3 आइटम करके दिखाई थी, आप उस वेरिएबल की सारी आइटम और दूसरे वेरिएबल का भी एब्रीविएशन यूज़ करके उसके आइटम्स को फीड कर लेते हैं। अभी हम बैक एंड पे डाटा ऐड नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली अपना क्वेश्चनर यहाँ पे वेरिएबल व्यू के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल व्यू के ऊपर पूरे का पूरा क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लेते हैं। एक मतलब डिज़ाइन हो गया, अब हमने डाटा व्यू के ऊपर आना होता है, ठीक है ना। डाटा व्यू के ऊपर आना होता है, एंड फॉर एन इंस्टेंस हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये सारा ब्लैंक है। अगर एक पर्सन ने, अगर एक रिस्पोंडेंट ने लेट्स सपोज लेते हैं PP4 है ना, एक क्वेश्चन है PP4। अगर रिस्पोंडेंट नंबर 25 ने PP4 का आंसर किया हो नीदर, नहीं है, उसने नीदर पे टिक लगाया हो 24 PP4
यहाँ पे उसने नीचे पे टिक लगाया हो तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा। अगर उसने पहले रिस्पॉन्डेंट ने PP4 का आंसर एग्री किया हो तो मैं 4 टाइप कर दूंगा। अगर उसने जेंडर फीमेल बताई थी तो मैं 2 टाइप कर दूंगा। तो ये मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे रिस्पॉन्सेज आए हैं ना, मैं वैसे वैसे उनको उनको फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, उनको चेंज कर रहा हूँ और मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे सारा डाटा, ठीक है ना। लेकिन अब की मतलब पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में लिखूंगा। और ये नंबर्स वो हैं जो कि एलोकेट किए गए थे, ये नंबर्स वो हैं जो कि हमने खुद डिसाइड किए थे मैयर्स के अंदर, यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर, सॉरी वैल्यूज़ के अंदर जो जो बताया था। अगर किसी ने वहाँ पे टिक किया है तो हम उस हिसाब से उसको फिल कर देंगे। तो ये तरीकाकार होता है अपना डाटा यहाँ पे बनाने का और हमने यहाँ पे डाटा फीड करने का, ठीक है ना। छोटा सा ग्लिम्स मैं समझता हूँ कि और इम्पॉर्टेंट दे देते हैं। हम वापस अपनी प्रैक्टिस शीट पे चलते हैं, इन नंबर्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्डेंट नंबर 11 ने प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की जो दूसरी आइटम थी, जो दूसरा क्वेश्चन था उसका, उसने रिस्पॉन्स किया था स्ट्रांगली डिसएग्री। तो यहाँ पे मुझे 1 टाइप करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के तीसरे के लिए उसने डिसएग्री में टाइप किया तो मुझे 2 टाइप करना पड़ेगा। पहले के लिए उसने अगेन डिसएग्री पे किया था तो मुझे यहाँ पे 2 टाइप करना पड़ेगा। जेंडर उसने मेल बताई थी, मुझे यहाँ पे 1 टाइप करना पड़ेगा। इस तरीके से हम पूरी की पूरी शीट को हम डाटा एंटर कर लेते हैं। इसे कहते हैं डाटा एंट्री। तो अभी तक आपको ये सिखा दिया गया कि अपना वेरिएबल व्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं और डाटा एंट्री उसके अगेंस्ट के करते हैं। कभी कभार हमारे से यहाँ पे गलत आइटम ऐड हो जाती है, ठीक है ना। डिफरेंट तरह के एरर्स आ सकते हैं। अगर गलत आइटम 2 मरतबा ऐड हो गई है या आप उसको ऐड नहीं करना चाहते थे तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो उसका नंबर होता है यहाँ पे राइट क्लिक करके आप उसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से उसको आप ख़त्म कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी थी, आप भूल गए, अब उसकी स्पेस कहाँ से आएगी, एक आइटम मिस हो गई थी, तो आप क्लिक करके इंसर्ट वेरिएबल कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास उसकी स्पेस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या नाम है इजीली कर सकते हैं। बात इस तरह का एरर आ जाता है कि आप एक जैसा नाम लिखते हैं गलती से तो वो उसको एडमिट नहीं करता। आप कहते हैं क्यों नहीं एंटर हो रहा, क्योंकि वो कह रहा है एग्जिस्टिंग वेरिएबल का नेम एग्जिस्ट है, PPR मौजूद है। आप 2 मरतबा एक जैसा नाम किसी चीज़ को नहीं दे सकते। तो इस तरह के एरर्स इंकाउंटर होते हैं, इनका ये सोल्यूशन है। सो फर्स्ट करते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट के ऊपर, जहाँ पे तमाम के तमाम वेरिएबल भी पूरी की पूरी शीट डिज़ाइन है और उनके अगेंस्ट डाटा भी सारे का सारा एंटर कर लिया गया है। अब इससे आगे क्या स्टेप होगा, हम डाटा एनालिसिस को स्टार्ट हमेशा करते हैं डाटा स्क्रीनिंग से। जो हमारे पास एनालिसिस होता है उसका जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली वो डाटा स्क्रीनिंग होती है। कि लेट्स सपोज अगर हमने 300 लोगों का डाटा ऐड किया है, पहले देखते हैं कि इसमें टोटल कितने लोग थे जिनका डाटा हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सैम्पल शीट पे आते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो ये लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्डेंट्स हैं, अगर आप देख रहे हो तो 200 लोगों का डाटा आया था। मतलब इसका सैम्पल साइज़ 200 था, इस रिसर्च का सैम्पल साइज़ 200 था और 200 लोगों का डाटा ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको एनालाइज करना है। अभी सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 200 लोगों का जो डाटा है ये ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। एरर्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए उसके मुतालिक बात करते हैं। उससे भी पहले जब हमारे पास ये डाटा आ चुका होता है तो इसमें हम जो सबसे पहले जो एनालिसिस रन कर सकते हैं वो डेमोग्राफिक एनालिसिस रन करते हैं। हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं 200 में से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, क्वालिफिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। उसके लिए जो पहला एनालिसिस रन किया जाता है उसे डेमोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। कौन सा एनालिसिस कहते हैं हम, डेमोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। लेट मी टाइप इट फॉर यू। उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है, डेमोग्राफिक एनालिसिस थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो डेमोग्राफिक एनालिसिस किया जाता है, डेमोग्राफिक मतलब पर्सनल प्रोफाइल का एनालिसिस किया जाता है। कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितनी एज की ग्रुपिंग क्या थी और वो तमाम चीज़ें कौन सी थी। चलिए सबसे पहले एनालिसिस ये वाला रन करते हैं। यहाँ पे ऊपर एनालाइज गिवन है, एनालाइज पे क्लिक करूँगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के अंदर चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी के अंदर जब हम जाएंगे, हमारे पास 3 डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं। मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये तीनों इकट्ठे भी सिलेक्ट हो सकते हैं।
और इनको मैं इकट्ठा यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, मैं वापस लेके आता हूँ। अगर आप एक एक करना चाहें, जेंडर को क्लिक किया, इसको दबा दिया, एज को क्लिक किया, इसको दबा दिया, क्वालिफिकेशन क्लिक किया, इसको दबा दिया, तो हमने इन तीनों को यहाँ पे लेके आए। ये एक चेक बॉक्स ओपन है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स का। हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अगर आपको कोई और डाटा चाहिए मीन मीडियन मॉड का एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमें इसके लिए डाटा फिल वक्त नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। चार्ट्स, हो सकता है कि आप कहें कि नहीं मुझे बार चार्ट या पाई चार्ट या हिस्टोग्राम चाहिए, मैं सिर्फ टेबल्स की फॉर्म में डाटा विजुलाइज नहीं करना चाहता या करना चाहती, तो आप हिस्टोग्राम पे क्लिक कर देते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं कि हिस्टोग्राम की फॉर्म में डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। हम कंटिन्यू को प्रेस करते हैं और ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं। ये हमारे पास आउटपुट ओपन हो गया है स्पेसेस का, इसे आउटपुट व्यू कहते हैं और आउटपुट शीट कहते हैं। और ये हमारे पास जो सी डाटा शीट है, आउटपुट शीट यहाँ नीचे ओपन हो जाएगी। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जनाब आपके डाटा के अंदर टोटल 200 है, उनमें से 164 यानी कि 82% मेल हैं, 36 यानी कि 18% फीमेल हैं, ठीक है। उसमें 21 to 30 ईयर्स के जो लोग हैं वो 33% हैं, 31 to 40 के 43% हैं, अब 50 ईयर्स से 2% है। यानी कि हमें मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे डेमोग्राफिक्स की बता रहा है। साथ में नीचे उसने चार्ट की फॉर्म में भी शो कर दिए, ये हिस्टोग्राम्स हैं जिसमें उसने इनको भी शो कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपना डेमोग्राफिक एनालिसिस कर लेते हैं। डेमोग्राफिक एनालिसिस करने के बाद अब अगर हमने अपने मेजर डाटा को, जो बाकी डाटा है उसको यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए पहले हमें उस डाटा को चेक करना पड़ता है कि डाटा ठीक भी है कि डाटा ठीक नहीं है। उसके लिए जो चीज़ हम करते हैं उसे कहते हैं डाटा स्क्रीनिंग। डाटा स्क्रीनिंग के थ्रू हम डाटा चेक करते हैं कि अदर कोई डाटा के अंदर मिस्टेक्स तो अवेलेबल मौजूद नहीं है। अगर मिस्टेक्स हों तो फिर हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं, उन मिस्टेक्स को ठीक करते हैं। डाटा स्क्रीनिंग के अंदर जो नॉर्मली टेस्ट रन किए जाते हैं, हम इसमें मिसिंग वैल्यूज़ देखते हैं कि डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ तो मौजूद नहीं है। इसके अंदर हम डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं कि अदर हमारा डाटा नॉर्मल है। उसके अलावा यहाँ पे हम इसमें आउटलायर्स चेक करते हैं और साथ में हम इसमें डाटा की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ये चार चीज़ें नॉर्मली चेक की जाती हैं। और एक और चीज़ जो चेक की जाती है वो इसका वैलिडिटी भी होती है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये 1 2 3 4 5 टेस्ट को हम डाटा स्क्रीनिंग वाले टेस्ट पे रखते हैं, ठीक है ना, जो हमें बताता है कि इधर हमारा स्केल ठीक था, जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो ठीक हैं, मिसिंग रिस्पॉन्सेज तो नहीं हैं, नॉर्मल तो है डाटा। अब इन टर्म्स को पहले एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है। मिसिंग वैल्यूज़ तो सिंपल है, ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि डाटा एक रिस्पॉन्डेंट ने बहुत सी आइटम्स को मिस छोड़ दिया है और वो एम्प्टी हैं, ब्लैंक रिस्पॉन्सेज हैं। अगर एक क्वेश्चनर ने 25% से ज़्यादा आइटम्स को ब्लैंक छोड़ा हो, लेट्स सपोज एक क्वेश्चनर था उसमें 100 आइटम्स यानी कि 100 क्वेश्चन थे और उसका 25 या 26 का उसने आंसर नहीं किया, तो फिर हम उस तरह के क्वेश्चनर को कंसीडर नहीं कर सकते। जबकि अगर उसने 25 से कम आइटम छोड़ी हो, यानी कि 25% से कम आइटम छोड़ी हो, तो फिर हमें उन मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करना होता है। उनका एक ट्रीटमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करके उनको हम खुद फिल करते हैं। सेकेंड चीज़ होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि जो डाटा हमें आया है, जो रिस्पॉन्सेज आए हैं जिनको हमने 1 2 3 4 5 की रिस्पॉन्स फॉर्म में वहाँ पे शीट पे सेव किया है, अगर उस सारे डाटा को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाए तो एक बेल टाइप शेप बनती है कि नहीं बनती। ये हम स्टैट्स के अंदर भी पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी और स्क्यूनेस का कंसेप्ट, कि अगर डाटा जो हमारे पास मौजूद है अगर हम उसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो आया कि हमारे पास एक बेल टाइप शेप बनेगी कि नहीं बनेगी। बेल टाइप शेप का मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मिड लाइन यानी कि एवरेज के पास पास होते हैं, उसके पास होते हैं, और जो दूसरी दूर हैं वहाँ पे कम रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो हम नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। फिर आउटलायर्स का मतलब होता है कि जो रूटीन से हट के तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ गया, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स या बहुत छोटा रिस्पॉन्स जो कि बाकी सब रिस्पॉन्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी वजह से रिजल्ट्स ख़राब होने का खर्चा है, तो उस तरह के डाटा को आउटलायर कहते हैं। कुछ आउटलायर सिस्टमेटिक होता है, आपने टाइप करना था 3, आपने 33 टाइप कर दिया, आपने 1 टाइप करना था आपने 11 टाइप कर दिया, आपने 5 टाइप करना था आपने 555 टाइप कर दिया, या कुछ टाइपिंग आपसे वैसे ही रह गई, डाटा आप ठीक से एंटर नहीं कर पाए, इन्हें सिस्टमेटिक आउटलायर्स कहते हैं। और कुछ जो उनसे होते हैं वो रिसर्च बेस्ड आउटलायर्स होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके, चूँकि आपने डाटा अमीर लोगों से कलेक्ट किया था, लेट्स सपोज रिच क्लास से या लग्जरी या अपर एलीट क्लास से डाटा कलेक्ट किया था, उन लोगों सब ने 9 लोगों ने रिस्पॉन्स किया था कि प्राइस हम कॉन्शियस नहीं है, ठीक है ना।
एक बंदा है जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद वो एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता था, आपके पॉपुलेशन में आकर उसने रिस्पांस किया, मेरे लिए तो प्राइस बड़ी मैटर करती है। अब 9 लोगों का जो रिस्पांस है वो एक पर्सन के रिस्पांस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। उसकी वजह ये थी कि वो पर्सन गलती से सैंपल के अंदर आ गया था, तो उस तरह की चीज़ को भी आउटलायर कहते हैं, ठीक है ना। तो हम जो आज के सेशन में बताएंगे वो सिस्टमेटिक आउटलायर्स का सोल्यूशन बताएंगे, हम दूसरे सेशन जो क्या आउटलायर्स हैं उनका सोल्यूशन नहीं बताएंगे। जो उसकी अगली चीज़ है वो वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी किस चीज़ को कहते हैं कि एक वेरिएबल को मेजर करने के लिए जितनी आइटम्स यूज़ की गई हैं, लेट्स सपोज कि हमारी स्टडी के अंदर प्रोजेक्ट लेट्स सपोज के मैनेजेरियल इश्यूज MI को मेजर करने के लिए 6 आइटम्स यूज़ की गई थी। कितनी आइटम्स थी? 6 आइटम्स यूटिलाइज की गई थी। तो आया कि जो ये 6 आइटम्स हैं ये मैनेजेरियल इश्यूज़ को मेजर करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं है? कोई ज़्यादा भी नहीं हो, कम भी ना हो, एग्जैक्ट उतनी हो जितनी उसको मेजर करने के लिए काफ़ी थी, वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती हो, कोई इसका एस्पेक्ट छोड़ ना दिया हो और डुप्लीकेट भी ना किया हो, ठीक है ना। तो क्या वो 6 आइटम्स मैनेजेरियल इश्यूज़ को मेजर करने के लिए काफ़ी हैं? ये चीज़ हमें वैलिडिटी बताती है, ठीक है ना। और लास्ट चीज़ होती है हमारे पास रिलायबिलिटी, ठीक है ना। रिलायबिलिटी ये बताती है कि जो रिस्पॉन्सेज हमें मैनेजेरियल इश्यूज़ के आइटम्स के अगेंस्ट मिल रहे हैं, क्या वो कंसिस्टेंट हैं या कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर एक रिस्पोंडेंट मैनेजेरियल इश्यूज़ की पहली को डिसएग्री करता है, दूसरी को स्ट्रांगली डिसएग्री करता है, तो वो बाकी आइटम्स के लिए न्यूट्रल की उसी साइड पे रहे जो एग्री डिसएग्री वाली साइड है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब अगर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की पहली आइटम को स्ट्रांगली डिसएग्री कहा गया, नीदर को, फिर एक को नीदर, फिर एक को डिसएग्री, फिर एक को एग्री, और लेट्स सपोज के पांचवें आइटम को वो एग्री कह रहे हैं, फिर छठी को भी एग्री कह रहे हैं, सातवीं को डिसएग्री कह रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री कह रहे हैं, आठवीं को स्ट्रांगली एग्री कह रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं नौवीं के लिए स्ट्रांगली डिसएग्री पे और 10वीं के लिए डिसएग्री पे। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बड़ा स्कैटर्ड रिस्पॉन्स है जो कि इस नीदर वाली लाइन के दोनों तरफ है। कुछ रिस्पॉन्सेज यहाँ पे पाए जा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज यहाँ पे पाए जा रहे हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के 10 क्वेश्चंस के अगेंस्ट इस रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है। हम कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स उसको कहेंगे जो नीदर के किसी एक साइड पे होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 या 8 क्वेश्चंस का जो रिस्पॉन्स है वो इस साइड पे होता, अगर एक दो का यहाँ आ भी जाए मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होना कि 5 का इधर, 4 का इधर, 4 का इधर, 5 का इधर, या 3 का इधर, 4 का इधर और 3 का इधर, तो उसका मतलब ये होगा कि ये रिस्पॉन्सेज स्कैटर्ड हैं, हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ये जो स्केल बनाया गया था ये रिलायबल नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, ठीक है ना। बात बात ये कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज जो जिसने फिल करना होता है उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उसकी लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से भी हो सकता है, और बाज़ का ये वाकई स्केल के अंदर फॉल्ट होता है इसकी वजह से वो नहीं आती। तो इस चीज़ को अगर वो रिस्पॉन्सेज कंसिस्टेंट हों तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है ना। तो हमने ये पहले नंबर पे ये 5 चीज़ें डाटा के अंदर चेक करनी होती हैं, तभी हम डाटा को कह सकते हैं ये क्वालिफाई करते हैं आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जाने के लिए। अदरवाइज अगर वो डाटा स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं करता तो हम उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर नहीं भेज सकते। सो सबसे पहले हमें ये चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड है जो डाटा स्क्रीनिंग हमने करनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफरेंट रिसर्चर्स का, डिफरेंट एनालिस्ट का अपना स्टाइल हो सकता है जो स्टाइल आपको करवाने जाने लगे हैं इससे शायद बेहतर स्टाइल भी हो, लेकिन हम चूँकि आप बिगिनर लेवल के हैं तो इसलिए उसको बिगिनर लेवल की डिफ़िकल्टी पर रख के ही करवाएंगे, उसको क्या नाम है उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। आ जाते हैं अपने एसपीसीएस के ऊपर। ये हमारे पास सारा डाटा जो कि फीडेड है, अब हमने इसकी करनी है स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एनालाइज में जाते हैं, एनालाइज में जाकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके हम डिस्क्रिप्टिव्स में चले जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स में जाने के बाद हम अपने तमाम वेरिएबल के जो आइटम्स हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के 10 आइटम्स, मैनेजरियल इश्यूज़ के 6 आइटम्स, इनोवेशन के 6 आइटम्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के 3 आइटम्स, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के 9 आइटम्स, इन सब आइटम्स को हम इस बॉक्स के अंदर फेंकते हैं। जब हम इनको इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तमाम के तमाम आइटम्स को, तो उसके बाद हम ऑप्शंस के अंदर जाते हैं। ऑप्शंस के अंदर जाके हम स्क्यूनेस को क्लिक कर लेते हैं और मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, हम इनको कंटिन्यू करते हैं और हम ओके के बटन को प्रेस कर लेते हैं।
जब हम ओके के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है। मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू हमें बता रही है कि जो इस आइटम के अगेंस्ट जो मिनिमम रिस्पांस था वो 1 है, अगर मैक्सिमम रिस्पांस है वो 5 है। इससे पता चलता है कि किसी भी 200 रिस्पोंडेंट्स के लिए कहीं पे भी ये वैल्यू वायलेट नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि डाटा में कोई भी सिस्टमेटिक आउटलायर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा स्केल यही था ना। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को हमने 1 से डिनोट किया था और स्ट्रॉन्गली एग्री को हमने 5 से डिनोट किया था। सिस्टमेटिक तो तब होती जब 1 से कम या 5 से ज़्यादा होता, क्योंकि 1 से कम भी कुछ नहीं है और 5 से ज़्यादा भी कुछ नहीं है, तो पता चलता है कि सब क्वेश्चंस के अगेंस्ट हमारे जो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखनी होती है स्क्यूनेस की वैल्यू, कि आया कि डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। स्क्यूनेस के लिए जो ये स्क्यूनेस की स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है ये +-1 के दरमियान होती है। मतलब कि +1 से छोटी और -1 से बड़ी वैल्यू होनी होती है। इसका क्या मुराद है कि हर एक रिजल्ट या हर एक एनालिसिस जो हम करेंगे ना उसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। क्या होती है उसमें? हर एक एनालिसिस की थ्रेशोल्ड वैल्यू या रेंज होती है। जिस तरह से हमने अभी पहली थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने पढ़ी है वो स्क्यूनेस की पढ़ी है, कि स्क्यूनेस की वैल्यू कब ये साबित करेगी कि डाटा नॉर्मल होगा, जब वैल्यू जो सी है वो लेसर दैन +1 एंड ग्रेटर दैन -1 होगी। इसका मतलब है वो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। अब इस टाइम जो हमारे पास ये स्क्यूनेस के अंदर वैल्यू है सारी पॉइंट्स के अंदर है, 0.598 0.5, इनका माइनस और पॉजिटिव होना मसला नहीं है। मसला है कि इनका 1.185 ना आए, 2.185 ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चूंकि वैसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि डाटा इन तमाम आइटम्स के अगेंस्ट नॉर्मल है। तो हम स्क्रीनिंग इस तरह करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं थोड़ा सा डाटा को चेंज करता हूँ आपके लिए। लेट्स से कि हम जाते हैं डाटा शीट के अंदर और सॉरी, हम यहाँ डाटा व्यू के अंदर जब जाते हैं तो डाटा व्यू के अंदर मिस्टेकनली मुझसे यहाँ से 22 लिख दिया गया था, 22 लिख दिया था मैंने। अब यहाँ पे 22 लिख दिया था और यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया था और यहाँ पे मैंने 33 लिख दिया था। ठीक है ना। फ़र्ज़ करते हैं ये है, मैं इस शीट के साथ एनालिसिस अब मैं एनालाइज करता हूँ सेम चीज़ को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स, ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। मैं ओके के बटन को प्रेस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि PP5 के अगेंस्ट जो एक है मैक्सिमम वो 22 है, PP10 के अगेंस्ट 55 है और ये दो मसले हैं जो कि इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना, कि 22 भी वैल्यू मौजूद है, 55 भी मौजूद है। ठीक है ना। अब ये मसले हैं, अब हम इनको किस तरह से लोकेट करेंगे? मैक्सिमम ये 22 वैल्यू कहाँ पे गिवन है, इसको लोकेट करने के लिए मैं अपने शीट पे आ जाता हूँ और यहाँ बाइनोकुलर्स लिखे होंगे, मैं यहाँ पे 55 करके सर्च करूँगा, सॉरी 22 करके, ओके सॉरी 22 करके फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो स्ट्रिंग अटैच नहीं है इसके साथ। मुझे अपनी शीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब शीट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे 22 सर्च करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, ओके। ऐसा है कि इसमें सर्च करने का तरीकाकार ये होगा कि हमें पता चल रहा है कि प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो हम यहाँ पे अपने डाटा के अंदर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, 22 लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो हमें वो वहाँ तक पहुँचा देगा। पता चलेगा यहाँ पे हमने 2 लिखना था। ठीक है ना। फिर सेकंड प्रॉब्लम हमें बता रहा है किसके अंदर है, वो है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाएंगे और 55 की वहाँ वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे जाके बाइनोकुलर्स में लिखेंगे 55 एंड 5 नेक्स्ट करेंगे तो वो हमें वो हाईलाइट कर देगा, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। इसी तरह से जब बाद में एनालिसिस करेंगे वो अगर 33 आया हुआ है तो इसको हम 3 कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम अपने सारे प्रोसेस को करते हैं अगर गलत डाटा हो। लेकिन चूंकि हमने जब एनालिसिस रन किया वो बिल्कुल ठीक था तो हमें इस वाले प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा जो सैम्पल शीट है उसमें ना मिनिमम मैक्सिमम का इशू था, यानी कि आउटलायर का भी इशू नहीं था और साथ में नॉर्मेलिटी का भी इशू नहीं था। हमने वो दोनों चीज़ें चेक कर ली। अब इसे जो अगली चीज़ चेक करनी होती है वो है हमारे पास
मिसिंग वैल्यूज़, उसको कैसे चेक करते हैं? हम एनालाइज में आकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, फ्रिक्वेंसीज में चले जाते हैं। इन सबको मैं कंट्रोल ए करके यहाँ भेजता हूँ और इन सब आइटम्स के अगेंस्ट चार्ट्स को नन कर देंगे। हमें सिर्फ डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी का टेबल चाहिए, ओके करते हैं। तो मुझे ये सब टेबल से गर्ज नहीं है, मुझे सब पहले टेबल से गर्ज है जहाँ पे मुझे मिसिंग वैल्यू मिलेगी इसके। ये देखिएगा, ये आइटम्स गिवन है, इनके नंबर रिस्पॉन्डेंट्स गिवन है और साथ में मिसिंग गिवन है। हम देखें किसी भी के अगेंस्ट कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं, पता चलता है कि TS5 के अगेंस्ट 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो फिर उसको लोकेट करने का तरीकाकार क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ से जाएंगे TS5 में, TS5 में यहाँ पे जाके इसको हाईलाइट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए पता चल जाएगा कौन सा रिस्पांस ब्लैंक है। फ़र्ज़ करते हैं कि पता चलता है कि ये जो रिस्पांस है ना ये ब्लैंक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब इस मिसिंग वैल्यू को फिल करने का तरीकाकार क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत से टेक्निकल तरीकाकार भी हैं, लेकिन जो हम जिस तरीकाकार को हम यूज़ करने लगे हैं वो तरीकाकार होता है एवरेज बेस्ड मेथड। हम इनके एवरेज जो उस रिस्पोंडेंट के जो बाकी रिस्पॉन्सेज हैं उसी वेरिएबल के अगेंस्ट हम उनका एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज लेने से क्या मुराद है, हम इसकी 9 आइटम्स का TS1 है, 4 5 4 4 5 4 4 4 को प्लस करेंगे और 8 पे डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, जो क्लोज आंसर होगा 4 के या 5 के। यहाँ हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ ट्रेंड पता चल रहा है 4 5 4 4 4 5 4 4 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 5 लिख दें, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप ट्रेंड बेस्ड मेथड से इसको फिल कर सकते हैं या इनका एवरेज लेने के बाद यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं। इन दो तरीक़ों से आप अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब एक रिस्पॉन्डेंट ने 25% से कम वैल्यूज़ को ब्लैंक छोड़ा हो। अगर 25% से ज़्यादा वैल्यूज़ को ब्लैंक छोड़ा है तो फिर हम उसको डील नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज़ को मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये भी सिखा दिया कि स्क्यूनेस को कैसे चेक करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे चेक करते हैं, आउटलायर्स को कैसे चेक करते हैं। ये तीनों नॉर्मेलिटी, मिसिंग वैल्यूज़ और आउटलायर्स हमने चेक कर लिए। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू +-1 के दरमियान है तो नॉर्मेलिटी ठीक है। अगर मिसिंग वैल्यू 0 0 है तो मिसिंग वैल्यूज़ ठीक हैं। अगर मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू उसी रेंज के अंदर है जिस रेंज के अंदर हमारा स्केल था 1 to 5 का, तो फिर मतलब उसमें कोई भी सिस्टमेटिक आउटलायर्स मौजूद नहीं है। अब हमारे पास रहते हैं दो स्क्रीनिंग की चीज़ें, वो हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब हम उनकी तरफ आते हैं। जहाँ तक वैलिडिटी की बात है तो वैलिडिटी का टेस्ट रन करने के लिए हमें एनालाइज में जाना पड़ता है। एनालाइज में जाने के बाद हम डायमेंशन रिडक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम फैक्टर के अंदर चले जाते हैं। हम फैक्टर के अंदर चले जाते हैं, इसे फैक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। बेसिकली फैक्टर एनालिसिस दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हम EFA और एक को कहते हैं CFA, ठीक है ना। CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है और EFA एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। सो लेट मी राइट बोथ नेम्स फॉर यू in the pages. So as far as validity is concerned, for that we run factor analysis. फैक्टर एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी। जब हमने स्केल नॉर्मली किसी और का अडॉप्ट या अडेप्ट किया हो, जो कि हम करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम किसी और का स्केल यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करते हैं, और जब हम अपना स्केल बनाते हैं तब हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करते हैं। लेकिन चूंकि हम जब SPSS पे डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एक्सप्लोरेटरी की ही गुंजाइश ज़्यादा मौजूद होती है, तो हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ही फैक्टर एनालिसिस के लिए रन करते हैं। फैक्टर एनालिसिस हमें क्या क्या बताता है? फैक्टर एनालिसिस हमें फैक्टर लोडिंग्स देता है। फैक्टर लोडिंग्स का मतलब होता है कि हर आइटम, ईच आइटम कंट्रीब्यूशन बताता है, वो कि हर आइटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मॉडल के अंदर या उसकी कितनी लोडिंग है। अगर ये लोडिंग डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना, इस लोडिंग को नॉर्मली आइडियल सिचुएशन में 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए और समटाइम्स हम कहते हैं 0.6 से ग्रेटर हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे 0.6 से कम जाती है ना तो हम उस आइटम को मॉडल में से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। हम आइटम डिलीशन की तरफ चले जाते हैं अगर 0.5 से कम लोडिंग हो, ठीक है ना, हम आइटम डिलीशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम
जो जो आइटम की लोडिंग 0.6 से कम होती है हम उसको डिलीट करते जाते हैं और उनको फिर मॉडल से निकाल देते हैं। हम उनको अल्टीमेटली मॉडल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं लेके जाते। चलें, इससे पहले कि हम इसको मज़ीद डिटेल में देखें, हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने ये एनालाइज पे क्लिक किया था। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद मैं स्केल में डायमेंशन रिडक्शन में गया, फैक्टर में चला गया। यहाँ पे मैंने अपनी तमाम आइटम्स फेंकी उसी तरह से TS9 तक मैंने आइटम्स को यहाँ पे फेंका और मैं डिस्क्रिप्टिव में चला गया। यहाँ पे मुझे जो चीज़ चूज़ करनी है वो KMO एंड बार्टले टेस्ट होगा, इसको चूज़ करना है, कंटिन्यू। एक्सट्रैक्शन के अंदर मुझे फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्लिक करना है। मेरे जितने वेरिएबल्स होंगे मैंने नंबर उनका यहाँ पे लिखना है। मेरे वेरिएबल टोटल मॉडल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख देना है और मैंने कंटिन्यू करना है। मैंने रोटेशन पे क्लिक करना है और मैंने वेरी मैक्स पे क्लिक कर देना है और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑप्शंस पे क्लिक करना है, स्कोर्स को मैंने छेड़ूंगा, ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो सप्रेस स्मॉल कोएफिशिएंट्स कर दूंगा और 0.10 की बजाय यहाँ पे 0.40 लिख दूंगा। इसका मतलब होगा कि कोई इतना ही छोटा है, एक बहुत ही कम है किसी कंट्रीब्यूशन आइटम की, तो उसको शो ही ना करवाओ। तो कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर दूंगा। ये काम करने के बाद मैं ओके के बटन को प्रेस करूँगा। जब ओके के बटन को प्रेस किया तो डिफरेंट टेबल्स मेरे सामने आए। नंबर 1, ये पहले 2 टेबल्स हैं, इनकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है लेकिन नॉर्मली हम इनको रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट क्या किया जाता है, रिपोर्ट इसमें नॉर्मली ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स रिपोर्ट की जाती है। कौन सी मैट्रिक्स, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। ये रिपोर्ट करनी होती है हमने CF एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के अंदर। अच्छा, अब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में डिफरेंट डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। वो इश्यूज़ किस किस तरह के हो सकते हैं, वो इश्यूज़ जो हम करने लगे हैं वो इश्यूज़ हो सकते हैं हमारे पास क्रॉस लोडिंग के, डबल लोडिंग के। ये इश्यूज़ हमारे पास हो सकते हैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर, क्रॉस लोडिंग का और डबल लोडिंग का, ठीक है ना। कहाँ पे है क्रॉस लोडिंग और डबल लोडिंग, असूलन तौर पे ये 5 कॉलम्स हैं, 5 ही वेरिएबल्स हैं। हर वेरिएबल को, हर एक वेरिएबल को अलग अलग कॉलम के अंदर लोड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर PP1 से लेके PP10 की जो आइटम्स हैं वो कॉलम नंबर 3 में लोड हुई है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलम के अंदर किसी और वेरिएबल की आइटम का स्कोर नहीं आना चाहिए। जो मुझे स्कोर देख रहे हैं ना 0.682 0.61, ये फैक्टर लोडिंग है। और इस फैक्टर लोडिंग का क्या बताया कि आइडियल सिचुएशन में 0.7 से ज़्यादा और समटाइम्स हम कहते हैं 0.6 से ज़्यादा भी चल जाएगी। इवन सम स्टडीज़ 0.5 से ज़्यादा पे भी एग्रीड हो जाती हैं, 0.5 से कम पे तो वो लाजमी आइटम को डिलीट करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो आइटम हेल्दी आइटम नहीं होती। एनी हाउ, चूँकि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की 10 आइटम्स कॉलम नंबर 3 में अपलोड हुई हैं, तो कॉलम नंबर 3 में आखिर तक अब कोई आइटम अपलोड नहीं होनी चाहिए। सेम अगर मैनेजरियल इश्यूज़ की आइटम्स कॉलम नंबर 4 के अंदर अपलोड हुई हैं तो मैनेजरियल इशू और कोई आइटम कॉलम नंबर 4 के अंदर लोड नहीं होनी चाहिए। सेम अगर इनोवेशन की 6 आइटम्स कॉलम नंबर 2 के अंदर अपलोड हुई हैं तो और कोई आइटम कॉलम नंबर 2 के अंदर अपलोड नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बड़े इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कॉलम नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। कॉलम नंबर 1 के अंदर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की 9 आइटम सारी की सारी लोड हुई हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई और नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये PP4 की इसमें लोड हो रही है। तो असल जो जो अच्छा डाटा होगा जब उसको एनालाइज किया जाएगा तो उसमें ये आइटम लोड नहीं हुई होगी, उसकी शेप इस तरह से होगी। उसमें ये आइटम लोड नहीं हुई होगी। मैनुअली ख़त्म नहीं करेंगे लेकिन होगी नहीं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कॉलम नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना, इनोवेशन की अगर 6 हुई हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की 3 आइटम्स इसके अंदर नहीं हो सकती। तो इसमें मसला क्या है कि ये तीनों जो आइटम्स हैं वो गलत लोड हुई हैं, इनके लिए कोई और कॉलम होना चाहिए था। कौन सा कॉलम हो सकता है जो फ्री है अभी तक, कॉलम नंबर 5 फ्री था, तो इन 3 आइटम्स को कॉलम नंबर 5 के अंदर होना चाहिए था असूलन तौर पे। तो हम करेंगे क्या, हम इन 3 आइटम्स को चूज़ कर लेते हैं। मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे 3 रो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये इसकी आइडियल लुक होनी चाहिए थी। क्रॉस, अब कॉलम नंबर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की आइटम्स ही लोडेड हैं और किसी की आइटम्स लोडेड नहीं है।
कॉलम नंबर 3 के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के आइटम्स लोड होनी चाहिए थी, किसी और की लोड नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ देख रहे हैं कि इनोवेशन की भी एक परफॉर्मेंस लोड है, इसे कहते हैं डबल लोडिंग, कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ इनोवेशन की भी एक आइटम लोडेड है, इसको डबल लोडिंग बोलते हैं। तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आइडियल केस में कभी भी यहाँ मौजूद नहीं होगी। ऐसे अब सिर्फ कॉलम नंबर 3 में प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की एक आइटम की लोडिंग यहाँ पे भी हुई है, एक की यहाँ पे भी हुई है और एक की यहाँ पे भी हुई है। इन इश्यूज को कहते हैं क्रॉस लोडिंग, यानी कि ये जो आइटम है, ये कुछ हद तक मैनेजरियल इशू से रिजेम्बलेंस रखती है। ये जो दो आइटम्स हैं कुछ हद तक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से रिजेम्बलेंस रखती हैं, इसलिए दूसरे कॉलम्स के अंदर भी लोड हो रही हैं, ठीक है ना। आइडियल सिनेरियो के अंदर ये नहीं होगा, तो लिहाजा इनको यहाँ से रिमूव होना चाहिए था। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ये एक आइडियल सिनेरियो है इसका। अब अगर हम देखें तो इस वक्त जो हमारी रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है वो अपनी आइडियल पोजीशन के अंदर है। किस तरह से? हर कॉलम के अंदर सिर्फ एक मुतल्लिका वेरिएबल लोड हो रहा है। पहले के अंदर ये टेक्निकल सपोर्ट, दूसरे के अंदर इनोवेशन, तीसरे के अंदर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, चौथे के अंदर मैनेजरियल इश्यूज और पांचवे के अंदर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। कोई आइटम किसी के सामने लोड नहीं हो रही, कोई किसी और तरीके से लोडिंग नहीं हो रही। ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स एक आइडियल मैट्रिक्स है। किसी की भी लोडिंग 0.6 से कम नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। तो इसको हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स हमें चाहिए होती है। ये बताती है कि हमारा रिस्पॉन्स वैलिड है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट करते हैं हमारे पास जो आइडियल, जो इससे पहले चीज़ थी, ये जो 3 रिस्पॉन्सेज थे ये वाले, ये यहाँ पे मौजूद थे इसके नीचे। उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि शायद इनोवेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल्ड हैं, और उसका मतलब ये है कि शायद ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स थे ही नहीं, ये एक ही वेरिएबल था। उसको हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उससे ये मुराद निकलती है, ठीक है ना। इसलिए इनको अपने अपने कॉलम के अंदर लोड होना चाहिए। हमें ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स की पिक्चर चाहिए, ये वाली फिगर चाहिए होती है। इसको हम रिपोर्ट करते हैं उसके अंदर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी उसकी तरफ बाद में चले जाएंगे। पहले हम एनालिसिस के मतलब बात करें कि इसको हम डालते हैं। चले साथ में एनालिसिस इसको इंटरप्रेट भी कर देते हैं कि तमाम के तमाम के जो आइटम्स हैं वो लोडिंग जोन्स की है वो 0.6 से ज़्यादा है, तो लिहाजा फैक्टर लोडिंग की वो थ्रेशोल्ड रेंज के अंदर है। मोर ओवर दूसरे नंबर पे कोई भी आइटम किसी दूसरे कॉलम के अंदर लोड नहीं हो रही, मतलब क्रॉस लोडिंग का इशू नहीं है। और किसी कॉलम के अंदर दो वेरिएबल लोड नहीं हो रहे, मतलब डबल लोडिंग का इशू भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस डाटा को वैलिडेटेड डाटा हम कहेंगे। ये वैलिडेटेड स्केल और उसके अगेंस्ट जो डाटा है वो भी वैलिडेटेड है, ठीक हो गया। तो ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स होती है। इस तरीके से हम जो वैलिडिटी है उसको चेक करते हैं अपने डाटा की। सो हमने वैलिडिटी को भी मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया, ठीक है ना। फाइनल जो चीज़ है हमारे पास इसमें वो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है ना। रिलायबिलिटी क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ। कंसिस्टेंसी होती है। रिलायबिलिटी को नॉर्मली मेजर किया जाता है थ्रू क्रोनबेक अल्फ़ा। ये एक टेस्ट होता है एक, और इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0.7 है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्केल है वो रिलायबल है, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू नहीं आएगी उसके बराबर तो मतलब है प्रॉब्लम है। सो आपको सिखाते हैं अभी किस तरीके से ये काम होगा। हम वापस अपने डाटा पे चले जाते हैं। डाटा पे जाने के बाद हम यहाँ पे एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज में जाने के बाद स्केल में जाएंगे। पहले हम गए थे डायमेंशन रिडक्शन में, अब स्केल पे जाएंगे। स्केल में जाके हम रिलायबिलिटी एनालिसिस में जा रहे हैं। रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाने के बाद हम यहाँ पे अब क्या मतलब सब वेरिएबल्स की इकट्ठी आइटम्स नहीं फेंकेंगे, ठीक है ना। हर वेरिएबल की अलग अलग आइटम फेंकेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की 10 आइटम्स ली, यहाँ पे फेंकी। स्टैटिस्टिक्स में मैंने पहले 3 ऑप्शंस को चूज़ किया और कंटिन्यू किया, और मैंने ओके के बटन को प्रेस कर दिया। जब मेरे पास ये टेबल्स आए तो मैंने इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाला टेबल है। इसमें क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.979, जबकि हमें कितनी चाहिए थी 0.7 से ग्रेटर, जो मैंने अभी आपको नोट्स में भी लिखवाई है। ये वैल्यू 0.7 से ग्रेटर होनी चाहिए। चूँकि ये 0.979 0.7 से ग्रेटर है, मतलब कि हमारा स्केल और उसके अगेंस्ट कलेक्टेड डाटा रिलायबल है। फर्ज करते हैं कम होती वैल्यू, ये 0.679 होती है, 0.579 होती, तो उसके लिए एक आखिरी टेबल था ये वाला।
आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें वो बता रहा है कि अगर इस आइटम को डिलीट कर दिया जाए तो क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिलीट कर दिया जाए तो क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू डिलीट कितनी होगी। हो सकता है कि वो जो 0.579 आया है वो किसी एक या दो आइटम की गलती की वजह से आया हो, और जब हम उन दो आइटम्स को अपने मॉडल में से रिमूव कर देंगे तो शायद ये क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 से ऊपर चली जाए। यहाँ पे 0.7 उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ रही है कि इसको डिलीट कर दोगे अगर तो 0.977 हो जाएगी, अगर इसको डिलीट कर दोगे तो 0.976 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने आगे बताया होगा। तो अगर हम उस आइटम को डिलीट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे जो क्रोमबैक अल्फा की वैल्यू है 0.7 से ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये उस केस के अंदर जब हमारे पास रिलायबिलिटी की वैल्यू ठीक ना आई हो, ठीक है ना, तो फिर हम अल्टीमेटली फिर उस आइटम को मॉडल से ही निकाल देंगे। वो उसके मतलब कभी बाद में भी बताता हूँ। तो ये मैंने किसकी निकाली थी, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की। एक और की निकाल लेते हैं, स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस। इन सब को कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट किया और यहाँ फेंका, और यहाँ पे हमने जो चूज़ कर ली मैनेजरियल इश्यूज़ की अगली 6 आइटम्स यहाँ पे डाल के ओके किया, तो रिलायबिलिटी एनालिसिस की जो वैल्यू है वो 0.968 आई है, 0.7 से ग्रेटर है, मतलब कि स्केल और उसके अगेंस्ट कलेक्टेड डेटा रिलायबल है। अगेन अगर कम आई होती तो हमने उसको ज़्यादा करना होता, तो यहाँ पे आइटम डिलीट करते तो वो इम्प्रूव हो सकती थी, ठीक है। इस तरीके से क्या नाम है हम अपनी क्रोमबैक अल्फा की रिलायबिलिटी निकालते हैं सब वेरिएबल्स की। मैंने आपको 2 वेरिएबल की निकालनी सिखाई है। वापस आते हैं अपनी शीट यहाँ पे। अगर हमारी ये 5 के 5 फैक्टर्स पूरे हो जाएं और यहाँ पे किसी किस्म का मसला ना हो तो फिर हम अपने डेटा को आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ लेके जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिससे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो मॉडल है, मॉडल अगर हम देखना चाहें, ये हमारे पास मॉडल है, इसमें 5 हाइपोथेसिस हैं। अगर हमने इसको टेस्ट करना है कि मैनेजरियल इश्यूज़ का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर या इनोवेशन का प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का मीडिएटिंग रोल इन सब के दरमियान, और मॉडरेटिंग रोल टेक्निकल सपोर्ट का एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के दरमियान, अगर हम इन मॉडल को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए जो हमारे पास तरीकाकार होता है वो क्या होता है, आते हैं अपनी शीट के ऊपर। अब देखा जाए, अगर हम देखना चाहते हैं कि मैनेजेरियल इश्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो हम कैसे देखेंगे। हमारे पास तो हमारे पास मैनेजरियल इश्यूज़ के 6 क्वेश्चन हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के 10 क्वेश्चन हैं। आया कि मैं इन सब का लहदा इम्पैक्ट इन सब के लहदा क्वेश्चन के ऊपर देखूंगा, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। मेरे पास 60 रिलेशनशिप बन जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60 के अंदर मुझे वो देखना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। हमें करना क्या पड़ता है, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल से बिलोंग करते हैं, ये एक वेरिएबल से बिलोंग करते हैं, तो हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। अभी हमने क्वेश्चन क्रिएट किए थे, अब हम इनके मिला के इनके एक बॉक्स में बंद करेंगे जिसको हम इसके वेरिएबल का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा, कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करूँगा, मैं कहूँगा मैंने प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ट्रांस करना है, PROJPER, मैं इसका ये नाम रख लेता हूँ। इसमें भी हम स्पेस नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा ना PER और यहाँ क्लिक करूँगा तो वो कहेगा, वो वेरिएबल क्रिएट नहीं करने देगा, वो बाद में कहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ इसको प्लस ये ओके करता हूँ ना, वो कहेगा नहीं, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल करेक्टर। ये स्पेस जो सी है ना वो इलीगल करेक्टर है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप उनको डिस्टिंग्विश करना भी चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपली PROJPER लिख लेते हैं, ये मेरे वेरिएबल का नाम है जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ फंक्शन ग्रुप में ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ फंक्शन के अंदर मुझे मीन में आना है। मीन कहाँ से आएगा, ये मीन है इसके अंदर। यहाँ पे ऑल को क्लिक किया, यहाँ मीन को डबल क्लिक किया तो ये एक्सप्रेशन सामने आ गया। मैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के सारे क्वेश्चन इस पेरेंथेसिस में डालूंगा, ठीक है ना। कैसे, ये PP1 है, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो वो वहाँ पे आ गया। हर क्वेश्चन को कॉमा के साथ सेपरेट किया जाएगा, ठीक है ना। पहला कॉमा ऑलरेडी गिवन है, मैं इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और PP1 गिवन है, फिर मैं PP2 को डबल क्लिक करूँगा, कॉमा, PP3 कॉमा। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, PP4 को क्लिक किया, यहाँ पे इसको प्रेस किया, PP5 को क्लिक किया, इसको प्रेस किया, कॉमा, 6 को किया और इसको किया, कॉमा, या मैं सिंपली डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। ये डबल क्लिक कर लिया। इस तरीके से हमने इन 10 के 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे फेंका और मैंने ओके के बटन को जब प्रेस किया
तो अगर आप शीट पे आ जाएं तो ये प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके अंदर वो 10 के 10 आइटम्स मौजूद हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये 10 के 10 आइटम्स इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी हमें उसको सेपरेट सेपरेटली हमें नहीं चाहिए। ये 10 के 10 आइटम्स इस डिब्बे में आ गए, हम सिंपली इसका इम्पैक्ट बाकी यानी कि इसको एज अ वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकियों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। जिस तरह से ट्रांसफॉर्म अगर करूँ, कंप्यूट वेरिएबल मैनेजेरियल इश्यूज़, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसका नाम 8 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मैं इसको एक्सप्रेशन को ख़त्म कर देता हूँ। ऑल, यहाँ पे मीन को ढूंढ के डबल क्लिक, मैनेजरियल इश्यूज़ के 6 क्वेश्चन के अंदर डाला है। MI2, MI3, 4, F5, N6, क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर दिया। ओके के बटन को क्लिक किया। तो अगर मैं आता हूँ अपनी शीट के अंदर, तो शीट के अंदर मुझे मैनेजरियल इश्यूज़ मिल रहा है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मौजूद है ऑलरेडी। तो ये मेरे वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसी तरीके से मैंने अपने तमाम वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास शीट के अंदर ये 5 के 5 वेरिएबल ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। 5 के 5 वेरिएबल ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। मुझे इनको मज़ीद ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 के 5 वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जितना मैंने किया है इतना आपने वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेने होते हैं। अब अगर मैं मैनेजरियल इश्यूज़ का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे देखना चाहता हूँ ना, तो मुझे उनके 6 क्वेश्चन का 10 पे देखने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी 6 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें, 9 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें और 3 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। और हमने अब इन वेरिएबल्स का इम्पैक्ट देखना है, अब हमने इंडिविजुअल क्वेश्चंस का इम्पैक्ट नहीं देखना, ठीक है ना। ये चीज़ होती है वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले हम अपनी वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और उस वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम हर एक रेलिवेंट क्वेश्चन को उसके वेरिएबल के अंदर फेंकते हैं। इसे कहते हैं वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। सो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने सीख ली है इसमें। सो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमारा अगला मेजर एनालिसिस होता है, जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से में करना होता है, उसे हम कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हमने कोरिलेशन एनालिसिस किस पर्पस के लिए रन किया जाता है ये देखना हो मकसूद होता है। बेसिकली हमारे हाइपोथेसिस तो ये हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, या इसका कितना इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन ये इम्पैक्ट की क्वांटिटी चेक करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आया कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। किसी चीज़ का इम्पैक्ट किसी दूसरी चीज़ पे तब होगा जब वो चीज़ें आपस में रिलेटेड होंगी। तो पहले हमें वो रिलेशनशिप चेक करना होता है कि आया कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ये सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड नंबर 3 ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पहले क्वांटिटी से पहले ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। उस पर्पज़ के लिए हम कोरिलेशन का एनालिसिस रन करते हैं। हम एनालाइज में आते हैं और यहाँ पे हम कोरिलेट में जाते हैं और बाइवेरिएट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम अब आइटम्स नहीं फेंकते, जो हमने लास्ट में वेरिएबल ट्रांसफॉर्म किए हैं ना, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, मैनेजरियल इश्यूज़, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इनोवेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, हम इन 5 के 5 वेरिएबल्स को यहाँ पे फेंकते हैं और ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं। हमारे सामने ये टेबल बन जाता है। इसे कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ सबका कोरिलेशन देखना होता है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, MI का इसके साथ रिलेशनशिप है -0.692 और सिग्निफिकेंस की वैल्यू है 000, TS का 0.789 000, इनोवेशन का 753 000, ES का 0.690 000। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ये क्या है 0.692। ये बेसिकली कोरिलेशन की वैल्यू है, इसे R की वैल्यू भी कहते हैं। ये जो ऊपर वैल्यू गिवन है पियर्सन कोरिलेशन, इसे हम कोरिलेशन की वैल्यू भी कहते हैं, कोरिलेशन वैल्यू है ये। और कोरिलेशन वैल्यू के साथ साथ इसे हम आर वैल्यू भी कहते हैं। इसको हम आर वैल्यू भी कहते हैं। ये जो आर वैल्यू है ये होनी तो +1 से -1 के दरमियान होनी चाहिए, यानी कोई वैल्यू भी हो सकती है +1 से -1 के दरमियान, 0.789, 0.269, 0.123, 0. एक्सेट्रा। लेकिन जो आइडियल वैल्यू कंसीडर की जाती है वो 0.3 से
0.7 के दरमियान कंसीडर की जाती है। 0.7 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो वो क्या नाम है और तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको उनके मतलब इंट्रोगेट करने लग जाती है उनके मतलब। और 0.3 से कम अगर वैल्यू हो तो वो एक वीक कोरिलेशन होता है। 0.3 से 0.7 के दरमियान एक आइडियल कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है और हमने उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखना होता है। अगर हम इसमें देखें तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के साथ 6.69 2.789 0.7 ये मतलब ये बड़ा अच्छा कोरिलेशन आया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ये डायरेक्शन भी है, ये 3 पॉजिटिव हैं, ये माइनस है। माइनस का मतलब ये होता है कि ये दोनों इन्वर्स हैं। अगर मैनेजरियल इश्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो होपफुली प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। अगर मैनेजरियल इश्यूज़ डिक्रीज़ होंगे तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये माइनस का रिलेशनशिप शो करता है। प्लस का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा, इनोवेशन जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा, ये डायरेक्शन शो करती है। तो ये तो हो गया आर वैल्यू और उसकी डायरेक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है। सिग्निफिकेंस की वैल्यू की जो थ्रेशोल्ड रेंज है वो 0.05 से ज़्यादा कम होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस लेसर देन 0.05। 0.05 से ये चीज़ कम होनी चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वही है जो स्टैट्स के अंदर हम कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ते हैं ना। कॉन्फिडेंस लेवल 0.05 का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% होना चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्फिडेंस लेवल 95%? कि अगर हम ये टेस्ट जो हमने ये रन किया है, अगर हम ये 100 मरतबा रन करें, यानी कि 100 मरतबा डाटा कलेक्ट करें और उस पर ये एनालिसिस रन करें, तो 95 मरतबा 95 टाइम्स ये रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आने चाहिए। ठीक है ना, उसे कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तभी ये 0.05 मतलब 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के 5% गुंजाइश है। ठीक है ना, कि मैक्सिमम 5% गुंजाइश है कि रिजल्ट ऐसे ना आए। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होती है ना, मतलब वो 5% से इंटरवल ऊपर चला जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल 95% से नीचे आ जाता है, तब क्या नाम है मतलब हम उन रिजल्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते। तो ये वैल्यू जो 0.000 है ये 0.05 से कम होनी चाहिए इस टाइम। तो ये एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वैल्यू है। ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। अगर ये 0.045 होती, 0.032 होती, 0.0145 होती, फिर भी ठीक था। बेसिकली 0.05 से ही वैल्यू हमें कम चाहिए, जो कि इस वक्त ठीक है। तो मतलब कि ये ना सिर्फ आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है बल्कि सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है। और इस रिलेशनशिप की वैल्यू 0.692 है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इनका नेगेटिव है रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आपस में रिलेटेड हैं। ये आप 0.692 के ऊपर ये स्टार्स भी देख रहे हैं, ये स्टार्स भी सिग्निफिकेंस को ही शो करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसे कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। हमने डिपेंडेंट के साथ इंडिपेंडेंट का रिपोर्ट करना होता है। ठीक है ना, और उसकी सिग्निफिकेंस रिपोर्ट करनी होती है, स्ट्रेंथ रिपोर्ट करनी होती है और डायरेक्शन रिपोर्ट करनी होती है। ये हमने कोरिलेशन एनालिसिस रन कर लिया। ओके, अब इसने हमें ये तो बता दिया कि रिलेशनशिप है, डायरेक्शन बता दी है, सिग्निफिकेंस बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इम्पेक्ट कितना कर रहा है। उसके लिए जो हमें एनालिसिस रन करना पड़ता है वो रिग्रेशन का रन करना पड़ता है। वो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस होता है। ठीक है ना, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम नॉर्मली जो एसपीएसएस पे यूज़ करते हैं, जो इसके अंदर यूज़ करेंगे वो लीनियर रिग्रेशन ही यूज़ करेंगे। लीनियर रिग्रेशन यूज़ किस तरह से करने लगे हैं? हम इन दोनों का इम्पैक्ट सबसे पहले इस पे देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे, क्योंकि हमारे पहले 2 हाइपोथेसिस ये थे। एसपीएसएस के ऊपर मीडिएशन और मॉडरेशन के सेपरेट से अलग टेस्ट रन होते हैं, वो इकट्ठे इसी मेजर टेस्ट के अंदर रन नहीं हो सकते। ठीक है ना, उसके लिए फिर हमें करना क्या पड़ता है? पहले हम रिग्रेशन का टेस्ट रन करते हैं। वो कैसे होता है? हम एनालाइज में जाते हैं, रिग्रेशन में जाते हैं और लीनियर में चले जाते हैं। लीनियर में जाने के बाद हम डिपेंडेंट वाले बॉक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल फेंकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। हम उसे डिपेंडेंट वाले बॉक्स में फेंक देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे 2 हैं, मैनेजरियल इश्यूज़ हैं और साथ में हमारे पास इनोवेशन है। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करते हुए तो हम इंडिपेंडेंट में फेंक देते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट में फेंक देते हैं, हम सिंपली ओके के बटन को क्लिक कर देते हैं, तो मेरे पास ये 4 टेबल्स आ जाते हैं। इनमें से जो मैटर करते हैं वो ये 3 टेबल हैं। ठीक है ना, 3 टेबल मैटर कर रहे हैं। 3 टेबल जो मैटर कर रहे हैं, सबसे पहला टेबल देखते हैं वो क्या बताता है।
अच्छा, अब हम रिग्रेशन का टेस्ट हमने रन क्यों किया है? रिग्रेशन का टेस्ट हम इसलिए रन कर रहे हैं ताकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन या रिलेशन नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए कि एक वेरिएबल को अगर चेंज करें एक यूनिट तो दूसरे वेरिएबल के अंदर कितने परसेंट चेंज आता है, हमें वो क्वांटिटी चाहिए रिलेशनशिप की, इसलिए हमने रिग्रेशन का टेस्ट रन किया। तो सबसे पहले तो पहला मॉडल समरी का टेबल होता है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो एडजस्टेड आर स्क्वायर की है, जो वैल्यू 0.686 है। इस वैल्यू का मतलब ये है कि तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से, ये इनोवेशन और मैनेजरियल इश्यूज और वो तमाम जिनको हमने कांस्टेंट ट्रीट किया, यानी कि जिनको हमने मॉडल में नहीं लिया, ये तमाम मिलके जो अफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं या जो डिफरेंस लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के अंदर, वो 68.6% है। सो तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलके 68.6% या तो इफेक्ट डाल रहे हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे, या उसके अंदर वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है, वेरिएंस एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि तमाम वेरिएबल मिलके 68.6% इफेक्ट डाल रहे हैं। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में फ़र्क ये है कि इसके अंदर एरर एडजस्टेड नहीं है ये वाला, इसके अंदर एरर एडजस्टेड है, ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है। एनी हाउ आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जनाब ये टोटल मिलके 68.6% का इम्पैक्ट डालें, लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चला कि जो मैनेजरियल इशूज़ ये कितना इम्पैक्ट डालता है और ये कितना इम्पैक्ट डालता है, और आया कि वो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस भी है कि नहीं है। एनी हाउ ये टोटल इफेक्ट है। अब पूरे मॉडल की सिग्निफिकेंस चेक करनी है कि जब ये मॉडल बना हुआ है कि इसमें दो ये इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है, मीडिएटर और मॉडरेटर को हमने निकाला हुआ है इस वक्त, उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो आया कि इस मॉडल के अंदर क्या ये मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए अनोवा का टेबल बना हुआ है। अनोवा के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ही सिग्निफिकेंस की वैल्यू है जिसने पहले बताया सिग्निफिकेंस कितनी होनी चाहिए, 0.05 से कम। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंट है 0.000, मतलब कि मॉडल सिग्निफिकेंट है। फिर ये एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है एफ स्टैटिस्टिक्स की, ये एफ कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड क्यों? क्योंकि हमारे रिजल्ट ने कैलकुलेट किया है ना। ये जो एफ कैलकुलेटेड है हमारे पास, ये एफ कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ये ग्रेटर होनी चाहिए एफ टैबुलेटेड से। एफ कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए एफ टैबुलेटेड से। और ये किस तरीके से होता है काम, क्योंकि हमने जो स्टैट्स की बुक्स होती हैं ना, उनके आखिर में एफ़ का, जी का और टी का टेबल बना होता है। उसमें जो एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अराउंड एफ़ इज़ इक्वल टू मेरे ख्याल से 4 होती है, 4 वैल्यू होती है। तो अगर आपकी एफ़ कैलकुलेटेड 4 से ग्रेटर है तो मतलब कि आपका मॉडल सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। हम देखते हैं हमारी एफ़ कितनी है, हमारी एफ़ 218 है। क्या ये एफ कैलकुलेटेड एफ टैबुलेटेड से ज़्यादा है? जरूर ज़्यादा, क्योंकि एफ टैबुलेटेड की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती थी। तो 218 इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब कि ये मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंस ने भी प्रूव कर दिया। सिग्निफिकेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम पी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये एफ वैल्यू ने भी प्रूव कर दिया, ये दोनों ने प्रूव कर दिया। सिग्निफिकेंस इज पी वैल्यू, पी फॉर पाकिस्तान, पी वैल्यू, और एफ स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव कर दिया दोनों ने कि ये सिग्निफिकेंट मॉडल है। लेकिन अभी तक अगेन ये नहीं पता चला कि इनका इंडिविजुअल इम्पैक्ट इसके ऊपर कितना है, तब हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे। ओके, फॉर दैट वी हैव टू सी द थर्ड टेबल जो कि कोफिशिएंट्स का है, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट का टेबल हमें ये बता रहा है कि एम आई मैनेजरियल इश्यूज़ का अगर हम एक यूनिट इंक्रीज करें, क्योंकि इनका यूनिट कोई केजी ग्राम वगैरह तो नहीं है ना, इनका स्टैटिस्टिकल कोई यूनिट है। अगर हम इसको 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट बीटा तो 41% डिक्रीज आता है। माइनस बता रहा है कि डिक्रीज आएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और 410 का मतलब है 41% डिक्रीज आएगा किसके अंदर? डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के अंदर। मैनेजरियल इश्यूज़ का एक यूनिट इंक्रीज करें तो 41% डिक्रीज आएगा। डिक्रीज माइनस बता रहा है 41% इसे किस में? डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के अंदर। इसी तरह अगर इनोवेशन का एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो 53% इंक्रीज आएगा प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के अंदर। अब ये इंडिविजुअल इम्पैक्ट पता चल रहा है, लेकिन हाइपोथेसिस अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये 41% डिक्रीज और 53% इंक्रीज, ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखते हैं, दोनों के अगेंस्ट तो पता चलता है 0.05 से कम है मतलब सिग्निफिकेंट है, एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट है। लेकिन साथ में एक टी वैल्यू भी गिवन है, जिस तरह हमने अभी बात की कि जो एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी एफ टैबुलेटेड होना चाहिए, तो यही रूल टी के लिए भी है कि जो टी कैलकुलेटेड है that has to be greater than t tabulated। t की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है टेबल के अंदर वो होती है हमारे पास
1.96। सो अगर आपका टी कैलकुलेटेड 1.96 से ज़्यादा है मतलब कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है। कितनी है? इस सेल में टी 8 है और इसमें 11 है और ये 1.96 से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, माइनस प्लस माइनस दोनों तरफ, ठीक है ना, हो सकती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम आई का इसके ऊपर 41% नेगेटिव इम्पैक्ट है और इनोवेशन का 53% पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। ये दोनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू टी टेबुलेटेड से ज़्यादा है और सिग्निफिकेंस यानी कि पी वैल्यू 0.05 से कम है। हमारे पहले दोनों हाइपोथेसिस इस मॉडल के लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैनेजरियल इश्यूज़ का 1 यूनिट इंक्रीज करूं तो 41% डिक्रीज आ रहा है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। वो वैल्यू सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि पी वैल्यू और टी वैल्यू इसको साबित कर रही हैं। और इनोवेशन का 1 यूनिट इंक्रीज करूं तो 53% इंक्रीज आ रहा है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर और वो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू और टी वैल्यू इसको साबित कर रही है। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट का रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो हमें मीडिएशन का एनालिसिस करना है और मॉडरेशन का एनालिसिस करना है। वो एनालिसिस किया जाता है, वो आपको बताते हैं। पहले आज से तकरीबन 10 साल पहले तक अभी भी कुछ स्टडीज़ करती हैं, अभी भी वो प्रोसेस है, उसे कहते हैं बैरन एंड कैनी का प्रोसेस। बैरन एंड कैनी प्रोसेस। बैरन एंड कैनी का जो प्रोसेस है वो एक 4 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। उसमें वो कहते थे कि अगर आप मीडिएशन चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन दोनों इंडिपेंडेंट का मीडिएटर के ऊपर देखें, इस मीडिएटर का डिपेंडेंट के ऊपर देखें, इन दोनों इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर देखें, फिर इसके थ्रू डिपेंडेंट तक देखें, यानी कि 4 पास बताते हैं। जबकि अब चूँकि एनालिसिस हम नॉर्मली स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग SCM के थ्रू करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग अमॉस या स्मार्ट PLS पे रन होती है। लेकिन हम अगर हम SPSS के ऊपर उसका काम करना चाहते हैं तो एक टूल आ गया नया जिसे कहते हैं प्रोसेस बाय एंड्रयू एफ हाइस। एक पर्सन है जिसका नाम है एंड्रयू एफ हेस, प्रॉब्लम नॉट स्पेल्ड इट रॉन्ग। एंड्रयू एफ हेस ने एक प्रोसेस टेस्ट बना दिया है जो कि इसको हम इसमें लेके आ सकते हैं अपने SPSS के ऊपर, और SPSS के ऊपर ला के हम उसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। उसे एंड्रयू एफ हेस प्रोसेस टेस्ट कहते हैं। वो किस तरह से अपनी इसके अंदर लेके आ सकते हैं? अगर तो 23rd वर्जन है तो शायद वो ऑटोमेटिकली मौजूद हो। वो कहाँ मौजूद होता है? एनालाइज, रिग्रेशन और इसके अंदर ये प्रोसेस बाय एंड्रयू एफ हाइस, यहाँ पे वो ऑलरेडी मौजूद होगा, ठीक है ना। अगर मौजूद नहीं है तो उसका लाने का तरीकाकार क्या है? आपके साथ एक फ़ाइल शेयर कर दी जाएगी कि आपको अपना SPSS क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने के बाद आप विंडोज़ में आते हैं जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है SPSS। आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और आप इसको कहते हैं यस। इसको आप एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस के साथ इसको रन करते हैं ताकि इसमें चेंजेस कर सकें सॉफ्टवेयर के अंदर। इसे कैंसिल कर देते हैं। हम यूटिलिटीज़ के अंदर आते हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर आने के बाद कस्टम डायलॉग की ऑप्शन होती है। कस्टम डायलॉग के अंदर हमने इंस्टॉल कस्टम डायलॉग करना होता है। आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसका नाम है प्रोसेस V211। मेरे पास वो फाइल ये वो फाइल है प्रोसेस V211। ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने इसको सिलेक्ट करना होता है जहाँ भी आपने रखा हुआ है, और आपने ओपन के बटन को क्लिक कर देना है और आपने ओके को क्लिक करके ओके को क्लिक कर देना है। तो अब आप जब एनालाइज में देखोगे, रिग्रेशन में देखोगे, तो आपके पास ये वाली लाइन आ रही होगी, प्रोसेस बाय एंड्रयू एफ हाइस। तो इस तरीके से हम इसको इसके अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप उसको यहाँ पे ले आएंगे। ओके, सो हम अब फाइल वापस अपनी वही खोल लेते हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे थे, बाकी थीसिस वाली फाइल। ओके, ये हमारे पास आ गई। हम मीडिएशन का एनालिसिस रन करना चाहते हैं, तो मीडिएशन का एनालिसिस कैसे रन होगा? एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, प्रोसेस बाय, पहले हम लीनियर में गए थे ना इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट देखने का, अब हम प्रोसेस बाय एंड्रयू एफ हाइस में जाएंगे। प्रोसेस बाय एंड्रयू एफ हाइस में जाने के बाद हम आउटकम वेरिएबल में अपना डिपेंडेंट वेरिएबल फेंकेंगे। आउटकम डिपेंडेंट वो कौन सा है? प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। एक वक्त में एक मीडिएशन चेक हो सकती है SPSS के ऊपर। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस हम एक इंडिपेंडेंट फेंक सकते हैं। लेट्स सपोज हम पहले मैनेजरियल इश्यूज फेंकते हैं और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे फेंक दिया। उसके बाद हम यहाँ पे M वेरिएबल में मीडिएटर फेंकेंगे, वो है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। यही है ना आउटकम वेरिएबल। हमारे पास है
प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, मीडिएटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और इंडिपेंडेंट मैनेजरियल इशूज़। तो हमने यहाँ पे यही किया, आउटकम, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट मैनेजरियल इशूज़ और मीडिएटिंग ईएस। हमारे पास दूसरा इनोवेशन भी है, लेकिन हम इसको दूसरे टर्म में फेंकेंगे। मॉडल नंबर, ये डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं इसमें। अगर हम मॉडरेशन रन करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करेंगे, अगर हम मीडिएशन रन करना चाहते हैं तो 4 प्रेस करेंगे। सो जब हमें मीडिएशन रन करनी होती है तो हम मॉडल नंबर 4 चूज़ करते हैं। मॉडल नंबर 4 चूज़ करने के बाद उसके बाद हम ऑप्शंस में आ जाते हैं। अगर हम मीडिएशन रन कर रहे हैं तो हम आखिरी 5 बॉक्सेस को चेक करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और हम कंटिन्यू के बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद हम ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं। जब हम ओके के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मीडिएशन रन होती है। अगेन ये सिस्टम पे डिपेंड करेगा, कुछ सिस्टम में टाइम लेगा क्योंकि ये हैवी मैट्रिक्स होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि रन नहीं होगी, परेशान नहीं हो जाना उसका। हमारे लिए जो इसमें मैटर करते हैं मीडिएशन के अंदर, वो अफेक्ट्स मैटर करते हैं। टोटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अफेक्ट मॉडल, ठीक है ना, ये हमारे लिए मैटर करते हैं। ये हमें बताते हैं कि मीडिएशन हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो मैनेजरियल इशू, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर जो इफेक्ट है ना, उसको कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है ना। वो कितना है? वो जो डायरेक्ट इफेक्ट है ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट है, वाई मतलब डिपेंडेंट है। यानी कि हमारे केस में जो एक्स है ये मैनेजरियल इश्यूज़ है, और वाई जो सा है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है, वो 41% है। अगर आप रिग्रेशन में याद हो तो वहाँ पे 41% था अप्रॉक्सीमेटली, टेस्ट में माइनस है। और ये सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि जो पी वैल्यू है वो भी हमारी रेंज के अंदर है, 0.05 से कम है, और टी की वैल्यू भी टी कैलकुलेट टी टैबलेट से ज़्यादा है। दूसरे नंबर हम देखते हैं टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट क्या होता है? जो इन दोनों को मिला के प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे टेस्ट है। इंडिपेंडेंट और मीडिएटर का कलेक्टिव मिला के जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे टेस्ट है, इंडिपेंडेंट का इफेक्ट प्लस मीडिएटर का इफेक्ट और उसके बाद डिपेंडेंट पे इफेक्ट कितना हुआ है, इन दोनों का मिला के जो इफेक्ट है वो हमारे पास आ रहा है 62%। और लेकिन ये नेगेटिव के अंदर है, और इसकी भी सिग्निफिकेंट भी ठीक है, और टी की वैल्यू भी ठीक है, सिग्निफिकेंट है। तो मतलब कि डेफिनेटली कोई एटलीस्ट 20% ज़्यादा हुआ है, तो ये किसी मीडिएटर की वजह से। और मीडिएटर का इफेक्ट हमें पता चलता है इनडायरेक्ट इफेक्ट से, वो कितना हुआ है 20%। और ये इनडायरेक्ट इफेक्ट किसका है? ये खाली मीडिएटर का है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का। तो पहले था डायरेक्ट इफेक्ट जो खाली इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर था, फिर था टोटल इफेक्ट जो इंडिपेंडेंट का और एम्प्लॉय मीडिएटर का मिला के डिपेंडेंट के ऊपर था, और अब है इनडायरेक्ट इफेक्ट जो खाली मीडिएटर का इसके ऊपर है, वो कितना आया 20%। लेकिन इसके साथ इसकी सिग्निफिकेंस नहीं गिवन, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस इसकी आखिर में गिवन होती है इसकी नॉर्मल थ्योरी के अंदर, और वहाँ पे पी की वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए, और 0.05 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं मीडिएशन। मीडिएशन कब होगी? मीडिएशन तब होगी सबसे पहले जब डायरेक्ट इफेक्ट जो सा है वो टोटल इफेक्ट की निस्बत डायरेक्ट इफेक्ट में ज़्यादा होगा, टोटल इफेक्ट की निस्बत टोटल इफेक्ट ज़्यादा होगा डायरेक्ट इफेक्ट से। पहले नंबर पे ये निशानी। दूसरे नंबर पे जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब ई एस इज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटर इन द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इशूज़ एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो 20% है उसकी वैल्यू पी की 0.05 से कम है, जो हमने लास्ट से देखी है, और डायरेक्ट इफेक्ट जो सा है वो टोटल इफेक्ट से कम है, और दोनों इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर देते हैं। सो इसी तरीके से आप दूसरी मीडिएशन भी इजीली रन कर सकते हैं। प्रोसेस बाय एंड अफेयर्स के अंदर जाके हमने जस्ट यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है, क्योंकि वो हमारे पास दूसरा लेंगे, वो कौन सा था? इनोवेशन ऐड किया, ओके के बटन को प्रेस किया, ये हमारे पास मीडिएशन रन हो गई। हम फ़ौरन नीचे आ गए टोटल एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट के ऊपर। तो पता चलता है कि जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा 121% चला गया हुआ है। स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं है, एरर इसमें होगा। तो जो टोटल इफेक्ट है वो 71 है, जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो 50% तक मीडिएट कर रही है, और ये वैल्यू क्या सिग्निफिकेंट है? यस, 0.05 से वैल्यू कम है, तो अगेन सिग्निफिकेंट मीडिएशन साबित हो जाएगी कि सिग्निफिकेंट है। अब हमने अगर मॉडरेटर रन करना हो तो मॉडरेटर हमारे मॉडल के अंदर कहाँ पे है? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के दरमियान टेक्निकल सपोर्ट मॉडरेटर है। तो हम दोबारा जाते हैं रिग्रेशन के ऊपर, प्रोसेस बाय एंड हाइज के अंदर, और यहाँ पे हम आउटकम वेरिएबल तो वही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा जिसके दरमियान में मॉडरेशन है? तो वो स्टार्ट होती है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से ना। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, और जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो हमारा है टेक्निकल सपोर्ट, TS। तो ये मॉडल हमारा होगा। हम अब की मतलब 4 की बजाय 1 चूज़ करेंगे। मॉडरेशन के लिए 1 होता है। ऑप्शंस में आखिरी 5 की बजाय पहली 4 ऑप्शंस चूज़ की जाएंगी, 1 2 3 एंड 4।
कंटिन्यू के बटन को प्रेस किया जाएगा, ओके के बटन को प्रेस किया जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स रन हो रही है, मैट्रिक्स रन हो गई। पहला ही टेबल मॉडल समरी का, यही हमें रिजल्ट्स के मतलब बता देगा ये मॉडल का टेबल। अगर तो इंट्रैक्शन क्या होता है, मॉडरेटर ये होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मल्टीप्लाई बाय टेक्निकल सपोर्ट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मल्टीप्लाई बाय टेक्निकल सपोर्ट, पहले मल्टीप्लाई करें दोनों को और फिर उसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे चेक करें। तो मतलब ये इंट्रैक्शन है इन दोनों का, जिसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पे चेक करेंगे तो ये इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन की जो वैल्यू है 11% तक मॉडरेट करा नेगेटिवली, वो 0.05 से कम होनी चाहिए, और ये 0.0437 है, यानी कि ऑलमोस्ट वही वैल्यू आई है। 0.05 से बहुत थोड़ी कम है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अगर ये 0.05 से ऊपर चली जाती है तो फिर ये जितनी मर्जी होती है इसका कोई मैटर नहीं करना था, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट हो जाना था। और टी की वैल्यू भी 1.96 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो 11% तक मॉडरेट, नेगेटिवली मॉडरेट कर रहा है। यानी कि अगर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगी तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो 11% तक रिड्यूस हो जाएगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। ओके, सो इस तरह से मॉडरेशन का आप टेस्ट रन करते हैं। एक चीज़ जो और होती है, जिस तरह मैंने कोरिलेशन बता दिया, रिग्रेशन बता दिया, मीडिएशन बता दिया, मॉडरेशन बता दिया, रिलायबिलिटी बता दिया, फैक्टर एनालिसिस वगैरह सब चीज़ें बता दी, ठीक है ना, एनालिसिस की। जो लास्ट एक चीज़ थी वो ये थी कि हम जब वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टार्ट में रन किया था ना स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि हमने अपने रिजल्ट्स के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एक टेबल रिपोर्ट करना होता है, तो हम डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर जाते हैं। ये हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कोरिलेशन से पहले ये टेस्ट रन कर लेते हैं। पहले हमने अपने वेरिएबल्स के आइटम्स के डिस्क्रिप्टिव निकाला था, अब हम अपने वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव निकालते हैं। ये वेरिएबल डालें, ऑप्शंस में गए, हमें स्क्यूनेस चाहिए होती है, बाकी ऑप्शंस वैसे ही हैं। कंटिन्यू किया, ओके किया, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल वाइज वही टेबल आ जाता है, मिनिमम मैक्सिमम का और स्क्यूनेस का। देख रहे हैं +-1 के दरमियान ही वैल्यूज़ हैं सारी, कोई नॉर्मेलिटी का इशू नहीं है, सब नॉर्मल है। 1 और 5 के दरमियान है, आउटलायर का इशू भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम टेस्ट ज़रूर इकट्ठा भी रन कर लेते हैं, लेकिन ये हम कोरिलेशन से पहले रन करते हैं, ये मैंने काफ़ी बाद में रन किया है। सो एनी हाउ ये सारा एनालिसिस करते हैं, इसी तरीके से हम ये एनालिसिस करते हैं और यही इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। थैंक यू सो मच। अगले जो सेशन होगा हमारा, उसके अंदर आपको इसी डाटा को आगे अमॉस पे लेके जाना सिखाया जाएगा कि अमॉस पे डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं।